नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। आज लेकिन एक दूसरा टॉपिक कवर करा रहा हूँ, इस पे बाद में आएंगे। दिल्ली सल्तनत का साहित्य और ये सब, विजयनगर साम्राज्य देखेंगे, ठीक है। चलिए, विजयनगर साम्राज्य देखना है, पढ़ना है। तो जब मैं दिल्ली सल्तनत पढ़ा रहा था तो उसमें एक वंश आया, तुगलक वंश। गुल खिले तुम शायद लोगे वाला शायद याद है। तो तुगलक वंश, और उसमें 4 शासक हुए। उस 4 शासक को ऐसे याद कराया था, तू गम मत कर फन कर। तो तू से तुगलक, गैसुद्दीन तुगलक, ठीक है। गम मतलब गैसुद्दीन तुगलक, माँ से मोहम्मद बिन तुगलक। तो वही मोहम्मद बिन तुगलक उस समय, अगर तुगलक वंश का क्षेत्र देखूं, ये आधा भारत बना हुआ है, ये उत्तर भारत का इधर वाला एरिया ये तुगलक वंश के कंट्रोल में था, ठीक है। उत्तर भारत का पूरा एरिया तुगलक वंश के कंट्रोल में था, इधर बंगाल तक। बंगाल अभियान क्या करने जा रहा था गैसुद्दीन तुगलक, जिस दौरान वापसी में मार देता है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो वहां पे एक शासक हुआ, मैंने क्या बोला उसका नाम, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के सेना में 2 भाई शामिल रहते हैं, जिसका नाम रहता है हरिहर और बुक्का। इन दोनों का सेना में अच्छा पद रहता है। तो इन दोनों को एक बार बुलाता है और उनको ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म कन्वर्ट करा देता है। किसको? हरिहर और बुक्का को, ठीक है। तो इस बात से उन लोग खफा हो जाते हैं और पहुंचते हैं अपने संत के पास, जिसका नाम रहता है विद्यारण्य। नाम याद रखिएगा, विद्यारण्य। सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बस सुन लेना। विद्यारण्य संत, ठीक है। तो उसके गुरु का नाम क्या था? विद्यारण्य संत। तो वो पहुंचते हैं उनके पास, बताते हैं ऐसा सा माजरा है। तो विद्यारण्य बोले कि ठीक है, उसको छोड़ दो, वो क्षेत्र छोड़ दो, कब तक गुलामी करोगे, खुद कभी कुछ करो। तो ठीक है, जब मौका मिले तब अलग हो जाना उससे। मतलब ठीक है। तो इन लोग उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर आने लग जाते हैं, और दक्षिण भारत की ओर जब आते हैं तो दक्षिण भारत में पाते कि यहाँ पे कोई भी पावरफुल किंग नहीं है जो पूरे साम्राज्य को चला सके। तो इनको एक मौका मिल जाता है। हमें उधर ऊपर से तो एक्सपीरियंस लेके आई हैं, तो कुछ अपने समर्थक लेके आते हैं और इधर शासन करना चालू कर देते हैं। तो इन लोग विद्यानगर, ये जो संत है ना विद्यारण्य, इसी के नाम पे एक साम्राज्य स्थापना करते हैं जिसका नाम था विद्यानगर। अपने संत के नाम पे एक साम्राज्य स्थापित करते हैं विद्यानगर। और उस विद्यानगर में क्या आता है? तो ये तमिलनाडु का कुछ एरिया, केरल का थोड़ा सा एरिया, कर्नाटक का एरिया, गोवा और महाराष्ट्र के कुछ एरिया, ये सब के सब इसमें शामिल थे। मतलब ये वाला एरिया इतना ऊपर शामिल था विजयनगर साम्राज्य में, ठीक। अभी बोले विद्यानगर, विजयनगर बाद में हो जाता है, विद्या से विजय हो जाता है। स्टार्ट जो किए थे विद्यानगर। तो इसका बाबू नाराज हो जाता है कि तुम अपने संत को प्राथमिकता दिए, है ना, बाबू को नहीं दिए, ठीक है। तो उसके बाबू का नाम रहता है संगम। बोला पिताजी आप नाराज मत होइए, हम जो वंश चलाएंगे ना उस वंश का नाम रहेगा संगम। तो सर ये क्या है? ये साम्राज्य है। साम्राज्य मतलब वो क्षेत्र, जैसे दिल्ली सल्तनत पढ़े ना, और दिल्ली सल्तनत में 5, ध्यान इधर ही रखना भाई, मैं बीच में पूछूंगा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत, उसके अंदर 5 वंश देख लिए। वैसे ये विजयनगर साम्राज्य, साम्राज्य का नाम है,
ठीक है, जो क्षेत्र में जो शासन कर उस साम्राज्य का नाम है एम्पायर का नाम है विजयनगर एम्पायर। उसके अंतर्गत 4 वंश शासन करते हैं, जिसमें पहला वंश रहता है संगम वंश, ये अपने पिता के नाम पे रखते हैं। ठीक, तो जब दक्षिण भारत आते हैं देखते हैं कि इधर कोई कुछ खास नहीं है, हम ही पावरफुल हैं, तो इन लोग चालू कर लेते अपना। ये घटना है 1336 की, मतलब 1336 में हरिहर और बुक्का 2 भाई मिलके इधर आके अपना राज्य स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, और ये विद्यारण्य उनका शुद्धिकरण कर देता है। ठीक, वापस तुम हिंदू बन जाओ। वो आश्रम में जो शुद्धिकरण दिखाता है वाला नहीं, रियल वाला शुद्धिकरण, उसके लिए आश्रम देखना पड़ेगा, बॉबी देओल वाला। ठीक है, तो शुद्धिकरण करता है, वापस इनको हिंदू बनाते हैं और इन लोग अलग एक क्षेत्र स्थापित कर लिए। 1336 की एक घटना समझ आई। ठीक, 1347 में एक और मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी जाती है। ठीक है, जिसका नाम रहता है बहमनी साम्राज्य। ये इतना पूरा बहमनी है, ये सर अलग अलग दिख रहा है, वो बाद में अलग हो जाता है, अभी फिलहाल इतना बहमनी है। तो इधर से नीचे ये अलग हट गए बहमनी साम्राज्य लोग। ये होता है 1347 में। तो मोहम्मद बिन तुगलक ऐसी परेशान रहता है, तो उसकी कमजोरी का फायदा उठा के बहमनी साम्राज्य, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, वो अलग अपना एक साम्राज्य बनाता है जिसका नाम रहता है बहमनी साम्राज्य। ठीक, आगे चल के बहमनी साम्राज्य 4 अलग टुकड़ों में बढ़ता है। ठीक है, बीजापुर, अहमदनगर ये तो था ही, बीदर, बरार, और ये हैदराबाद वाला एरिया गोलकुंडा। गोलकुंडा किला है, हैदराबाद जाओगे कभी घूमने। बीजापुर, अहमदनगर, बीदर, बरार और गोलकुंडा, 5 हो गया सर, हाँ 5। ठीक, तो जब से ये 1347 में बना, तभी से इन दोनों विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच लड़ाई झगड़ा चलते रहता था। उसके कई कारण थे। उस कारण में था एक, इधर नीचे अभी ज्योग्राफी पढ़ रहे होगे तो आपको एक नदी, कृष्णा नदी बहती है, और तुंगभद्रा जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है, तो उसको रायचूर दोआब बोलते हैं। जहाँ पे कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी आके मिलती है, उस एरिया को, उस रीजन को बोलते हैं रायचूर दोआब, अंग्रेजी में भी रायचूर दोआब। ठीक है, तो रायचूर दोआब के लिए लोग लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। किसके लिए? रायचूर दोआब के लिए। क्यों? काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल था वो लैंड। मैंने बोला जो भी 2 नदी के बीच में जो क्षेत्र पड़ता है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल रहता है। तो फर्टाइल है मतलब हाँ भैया उपज अच्छा होगा, खेती किसानी अच्छी होगी, ज़्यादा टैक्स मिलेगा, अन्न की कमी नहीं रहेगी। तो एक लड़ाई झगड़ा उसके लिए, क्योंकि उनके बॉर्डर पे पास पड़ता था, कृष्णा नदी थोड़ा ऊपर नीचे बना दिया, इनके बॉर्डर के पास पड़ता था, तो एक झगड़े के कारण वो। दूसरा गोदावरी डेल्टा, यहाँ एक महाराष्ट्र में एक जगह है नासिक का त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, जानते क्या? सर्पदोष जिसको रहा होगा, वहीं किसी भी पंडित के पास जाओ, जिनका महाराष्ट्र में कॉन्टैक्ट है, जिनका नहीं है वो सर्पदोष नहीं बताएगा, जिनका कॉन्टैक्ट है भैया आपके कुंडली में सर्पदोष दिख रहा है, वहाँ जाओ, वहाँ से सेटिंग रहता है उनका। अगर 10,000 में पूजा करा रहे हो तो 5,000 इधर पहुँच जाता है। ठीक है, तो वहाँ से एक नदी निकलती है नासिक के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से, जिसका नाम है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी इधर बहती है, इधर डेल्टा बनाती है। अब ये डेल्टा क्या, और ज्योग्राफी में पढ़ा देंगे तामे सर। तो जो गोदावरी डेल्टा रहता है उसके लिए भी लोग लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। ठीक, ये भी इधर बॉर्डर के पास पड़ गया। अब ये गोदावरी डेल्टा के लिए क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ से ये समुद्र वाला एरिया, डेल्टा मतलब समुद्र के पास का क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ से व्यापार हो सकता था इंडोनेशिया इधर, तो वहाँ जो स्थित बंदरगाह थे उनके लिए एक्चुअल में लड़ते थे। तो गोदावरी डेल्टा के लिए लड़ाई झगड़ा होता था, ठीक है, लेकिन उससे ट्रेड रुक जाता, जिसके हाथ में रहता वही ट्रेड कर पाता, बाकी छूट जाता। तो इसके लिए इन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा चलते रहता था। ठीक, एक और है कोंकण तट। कोंकण तट पड़ेगा कहाँ पे है? गोवा में। हाँ, अभी इधर देख रहे हो तो गोवा। ठीक है, कोंकण तट गोवा में। तो गोवा में एक तट है कोंकण तट, वहाँ पे भी पोर्ट थे, बंदरगाह थे, उसके लिए भी लड़ाई झगड़ा करते थे। अब इसके लिए क्यों? क्योंकि यहाँ से पुर्तगाली लोग व्यापार करते थे। पुर्तगाली लोग 1498 में आ गए। ठीक है, तो आए तो उन लोग उस टाइम थे। गोवा में जो तो कोंकण तट था, ठीक है, कौन सा? कोंकण तट। ये बाद में लड़ाई झगड़े के कारण बना। ठीक है, जब पुर्तगाली लोग के साथ व्यापार होना चालू हुआ तो पुर्तगाली लोग अच्छे नस्ल के घोड़े लेके आते थे। इधर जो रहता था नीचे है खच्चर वाला रहता था, ठीक है, जिसमें घोड़ा बोल के आपको 100 रुपये में सवारी करा देते हैं ना, तो घोड़ा नहीं रहता। ठीक, खच्चर रहता है, उसमें बैठा देगा, टोपी पहनाएगा, चश्मा लगेगा, ऐसा बंदूक, और फोटो खिंचाएगा। तो इधर अच्छे नस्ल के घोड़े लेके आते थे। और अच्छे नस्ल के घोड़े क्यों जरूरी थे? युद्ध के लिए। युद्ध में से खच्चर चलेगा तो सबसे पहले वही भागता है। ठीक है, तो अच्छे नस्ल के घोड़े पुर्तगाली, तो भैया जिसके पास वो घोड़े रहेंगे अच्छे नस्ल के, उसकी मजबूती रहेगी सेना में, है ना। तो इन लोग सब चक्कर में लड़ाई झगड़ा होते रहता था। तो शुरुआत से ही कन्फ्लिक्ट थे, कुछ ना कुछ क्षेत्र से। ठीक है, एक के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं था, वो था बरार, क्योंकि ये अलग ही क्षेत्र में है, इसका इससे कोई सीमा टच नहीं हो रहा है, इधर ऐसी कंट्रोल नहीं मिल रहा है।
ठीक है, इसके हाथ में कुछ नहीं आना तो झगड़े का कारण ही नहीं है ना। तो बरार के साथ उतना कन्फ्लिक्ट नहीं था। बहमनी साम्राज्य में जितने वो छोटे छोटे टुकड़े बटे ना, वो आगे चल के इनके बीच विवाद था। ये बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि जब एक तालीकोटा का युद्ध होता है या राक्षस तंगड़ी का युद्ध होता है तो उसमें बरार शामिल नहीं रहता। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस गुट में कौन शामिल नहीं थे। तो शुरुआत से इनके बीच कन्फ्लिक्ट रहता है, ये बात समझ आई। चलो ठीक है, अब उस कन्फ्लिक्ट को याद रखना, आगे चल के उसी से रिलेटेड कहानी मिलेगी आपको। तो मैं समझ आया, तो गोदा गादी हो गया पूरा, ठीक। तो ये आपका विजयनगर साम्राज्य, और विजयनगर साम्राज्य में आप फैक्ट्स याद करते चलना, ठीक, ध्यान इधर ही रखना। 1336 में हरिहर और बुक्का, ये दो भाई थे, इन्होंने 1336 में अलग साम्राज्य बनाया जिसका नाम रखा विजयनगर साम्राज्य। बाद में विजयनगर रहता है, विद्यानगर पहले रहता है, ठीक है। विद्यानगर बाद में विजयनगर हो जाता है, ये बता दिया, ठीक है। तो अपने संत, अपने गुरु विद्यारण्य संत, उसके नाम पे ये साम्राज्य रखा जाता है। और उसके पिता का नाम रहता है संगम, उसके नाम पे क्या, संगम राजवंश चल होता है। तो 4 राजवंश जो इस साम्राज्य में पनपते हैं, उसका नाम रहता है पहला संगम। याद रखना आसान है, इसको क्रम को पूछा जाता है तो ध्यान रखना। स से संगम, स से सुलू, सुलू, फिर सुलू से तुलु, याद रखना, संगम सुलू तुलु, फिर अरा विडु, अराविडु, ठीक है। तो 4 राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, संगम, सुलु, तुलु और अराविडु, ठीक। तो इसमें संगम के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है और तुलु के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। तो देखो इनकी राजधानी क्या थी, हम्पी। हम्पी कर्नाटक में है, कर्नाटक में पड़ता है, और ये यूनेस्को के हेरिटेज साइट में शामिल है। कौन सा, हम्पी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कौन सी जगह मिलेंगे, हम्पी में मिलेंगे, ठीक है, क्लियर। और ये हम्पी कहाँ पे, तो तुंगभद्रा नदी के पास ये हम्पी वाला एरिया पड़ता है। इनकी राजभाषा क्या थी, तेलुगु। अब राजभाषा कहने का तात्पर्य है, जैसे अगर आप अभी जॉब करने जाओगे तो वहाँ जो ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ होता है ज़्यादातर हिंदी, कई कई जगह इंग्लिश यूज़ हुआ, जैसे हाई कोर्ट वगैरह में, कोर्ट में इंग्लिश में सारे डिसीजन आते हैं, फैसले आते हैं, जो भी ऑफिशियल काम होता है इंग्लिश में होता है। वैसे बोलचाल की भाषा अलग, लेकिन जो काम काज की भाषा है वो इन लोगों की क्या थी, तेलुगु। अगर मिडिवल हिस्ट्री के इस्लामिक राज्य का अगर दरबारी भाषा पूछे, कोर्टियर लैंग्वेज पूछे, तो ज़्यादातर वो फारसी था, हर जगह फारसी देखने को मिलेगा, ठीक है, फारसी देखने को मिलेगा। जैसे दिल्ली सल्तनत में कोई सा भी सल्तनत हो गया, कोई सा भी वंश हो गया, उनकी फारसी भाषा, उनकी जो राज की भाषा है फारसी। मुगल साम्राज्य की फारसी भाषा वो भी राजभाषा थी, ठीक है। लेकिन इनकी क्या थी, तेलुगु, साउथ इंडियन थे, तेलुगु थी। इन लोग पहले वारंगल के काकती वंश के सामंत थे। वारंगल के काकती वंश वो साउथ इंडिया में एक अलग डायनेस्टी थी, जो छत्तीसगढ़ में भी आई, राज करी काकती वंश। अब ये मैप है, उस टाइम का मैप बताऊँ, ये 14वीं शताब्दी का मैप है, जिसमें ये तुगलक साम्राज्य का पूरा विस्तार यहाँ तक, बंगाल तक, बंगाल के बांग्लादेश तक पूरे लेके चले गए। इधर राजपूत रहते थे, उस टाइम तक अस्तित्व में था, ठीक है। राजपूत तो फिर धीरे 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 जब अकबर आए तब फिर ये क्षेत्र जीतना चालू किए। इधर बहमनी और इधर विजयनगर। तो विजयनगर साम्राज्य, इसमें 4 वंश मैं बताया लाइन से, संगम, सुलु, तुलु और अराविडु। संगम, सुलु, तुलु और अराविडु। तो संगम वंश के संस्थापक अभी पढ़ लिया, हरिहर और बुक्का। सुलु का सुलु नरसिंह या सालू नरसिंह, ठीक है, नरसिंह या नरसिम्हा एक ही है ना। सुलु का सुलु नरसिंह या सालू नरसिंह, और तुलु का वीर नरसिंह, दोनों में नरसिंह नरसिंह है, कंफ्यूज मत होना, सुलु का सुलु ही नाम है, सुलु या सालू नरसिंह। तुलु का वीर नरसिंह, अराविडु का तिरुमल, ठीक। बताओ मैडम, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? कब हुआ शबनम? 1336, ध्यान इधर रखो बेटा, ठीक है। संगम का हरिहर बुक्का, सुलु का सालू नरसिंह, तुलु का वीर नरसिंह और अराविडु का तिरुमल, ये 4 वंश के बारे में पढ़ना है। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच विवादित मुद्दे क्या थे? रायचूर जवाब, जो कृष्णा तुंगभद्रा के मध्य थे, ये फर्टाइल लैंड था, इसलिए कृष्णा गोदावरी डेल्टा ये पोर्ट के लिए था, गोदावरी डेल्टा जो बताया पोर्ट के लिए। और मराठवाड़ा प्रदेश तो था ही, एक और गोवा बाद में हुआ, मैंने बताया। अभी 1336 में बना ये, अभी पुर्तगाली नहीं आए थे, पुर्तगाली कब आए? 1498 के बाद, ठीक है। और ये विजयनगर साम्राज्य का अंत होता है 1565 में। तो जो गोवा वाला बताया कोंकण तट, वो बात का है, ठीक है, कभी पूछ दे तो। संगम वंश में अब देखो लाइन से संगम वंश देखते हैं, और इसके लाइन से शासक देखेंगे। हरिहर प्रथम आया, बुक्का प्रथम आया, ठीक है। इन लोग संस्थापक में शामिल थे, कुछ खास इसमें याद नहीं रखना है, ठीक है। बुक्का प्रथम के बारे में याद रखना है, इसका उपाधि थी वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, ठीक है। और जो विद्यानगर से विजयनगर किया ना, इसी ने किया, बुक्का प्रथम ने किया, ठीक, क्लियर।
हरिहर द्वितीय की उपाधि थी महाराजा धीराज। इसको याद नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन नीचे का याद रखना। अब यहाँ से जो बता रहा हूँ, अब ये वो दौर था जब बाहरी यात्रियों का आना चालू हुआ था। अरब देश से आते थे, फारस से आते थे, फारस, पर्शिया, ईरान, इराक, यहाँ सबसे यात्री जो थे उन लोग दौरा करते थे भारत का। ठीक है, तो जो यात्री आते थे वो विजयनगर साम्राज्य के बारे में, उनके धन दौलत के बारे में अपनी किताबों में लिखते हैं। बोलते कि जो मजदूर है, जो खुदाई कर रहा है, वो भी कान में बाली सोने का, हाथ में हर जगह सोने का आभूषण। ठीक है, इतना सोना था साउथ इंडिया में, वैसे भी सोना पसंद रहता है साउथ इंडियन लोग को। ठीक, बोले कि सोना का जब आभूषण खत्म हो गया तो उसको गला पिघला के सोने की थाली बना रहे हैं, गिलास बना रहे हैं, उसी में पानी पी रहे हैं। ठीक, सोना चांदी च्यवनप्राश वाला। ठीक है, क्यों जब 1565 में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच जब लड़ाई झगड़ा होता है 1565 में, तालीकोटा का युद्ध, तो बोला जाता है कि जब उसको लूटने चाहे तो 6 महीने तक लूटते रहे, मतलब 6 महीने तक उनकी संपत्ति खत्म नहीं हुई थी। ठीक है, घूम घूम के लूट रहे हैं। तो देवराय प्रथम, इसके बारे में याद रखना, अलग अलग राजा के टाइम में अलग अलग यात्री आएंगे, वो सबको याद रखना। देवराय प्रथम के समय आया था निकोलो कोंटी, कोंटी है, ठीक है, निकोलो कोंटी, इसको याद रखना, क्योंकि देवराय प्रथम आएगा, द्वितीय आएगा, बहुत सारे निकोलो कोंटी आंटी सब लोग आएंगे। तो हिंदुस्तानी भाव का एक वीडियो देखोगे, पहली फुर्सत में निकल, देखे क्या? नहीं देखा? देखे ना, ठीक है। तो उसके बहुत सारे वीडियोस में एक ये इंपॉर्टेंट है, वो वाले नहीं। ठीक, तो पहली फुर्सत में निकल से पहली से आगना देवराय प्रथम, ये बता रहा हूँ क्योंकि देवराय द्वितीय में दूसरे लोग आएंगे, ये प्रथम। तो पहली फुर्सत में निकल, निकल से कहाँ? निकोलो कोंटी। पहली फुर्सत से क्या रखना? देवराय प्रथम। ठीक, कंफ्यूजन को दूर रखेंगे। तो इटली का यात्री था निकोलो कोंटी, ये आया था। इसके साथ समाजवादी मुसलमान सैनिक थे, ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ खास नहीं है, ये निकोलो कोंटी को याद रखिएगा। फिर आया देवराय द्वितीय, इसको और किस नाम से जाना जाता है पूछा जाता तो इम्माड़ी देवराय, इम्माड़ी देवराय। तो देवराय के नाम में ही देवराय है, तो इम्माड़ी देवराय अगर पूछा जाए तो आप आसानी से बता पाओगे। प्रौढ़ देवराय, इस प्रौढ़ देवराय का देवराय नाम इसमें भी जुड़ा हुआ है, लेकिन किसके नाम थे? देवराय द्वितीय के नाम थे। ठीक है, ऐसे याद रखना, देवराय प्रथम को कुछ नहीं था, और एक्स्ट्रा नाम है, मतलब दो दो नाम है, तो दो दो नाम किसके रहेंगे? पहले के कि दूसरे के? दूसरे के। तो देवराय द्वितीय का नाम है, क्योंकि अभी हाँ हाँ कर दे रहे हो, जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो ध्यान नहीं आता कि पहला था कि दूसरा था कि तीसरा था। ठीक है, तो दूसरे का नाम दो दो था, इम्माड़ी देवराय और प्रौढ़ देवराय, याद रहेगा। हरिहर बुक का कुछ खास याद नहीं रखना है, लेकिन बुक्का प्रथम की उपाधि थी वेदमार्ग प्रतिष्ठापक। विद्यानगर से विजयनगर उसी ने किया, किसने? बुक्का ने। उसके बाद आया देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के समय में इटली का एक यात्री आया निकोलो कोंटी, कैसे याद रखना? पहली फुर्सत में निकल, पहली फुर्सत से देवराय प्रथम, द्वितीय नहीं प्रथम, और निकल से निकोलो कोंटी। ठीक है, निकोलो कोंटी सर्वाधिक मुसलमान सैनिक थे उसके समय में, ओके, कोई बात नहीं। देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय के दो तीन ठोक नाम थे, ऐसे याद रखना। देवराय द्वितीय के द्वितीय इम्माड़ी देवराय, प्रौढ़ देवराय, इम्माड़ी देवराय, प्रौढ़ देवराय। ठीक, इसके समय में जो फारसी यात्री आया उसका नाम था अब्दुल रज्जाक। इसके समय में यात्री अब्दुल रज्जाक, और नाम से लग रहा है कि इटली, साउथ अफ्रीका सब करता था, क्या नाम है? फारसी यात्री था अब्दुल रज्जाक। कहाँ का था वो भी पूछ देता है, तो याद रखना, इटली का था, फारस का था। ठीक, तो अब्दुल रज्जाक। इसके दरबार में तेलुगु कवि थे जिसका नाम था श्रीनाथ। ठीक है, और इसका दरबारी कवि था जिसका नाम था डिंडीमा, इसको याद कराऊंगा। ये प्रौढ़ देवराय वाला जो नाम है ना, इम्माड़ी देवराय, प्रौढ़ देवराय, तो आगे चल के कई किताबों में प्रौढ़ देवराय किसको बोला जाता है तो दो नाम मिल जाता है, एक तो खुद देवराय द्वितीय का, और एक बोला जाता है कि मल्लिका अर्जुन, मल्लिका शेरावत नहीं, लेकिन याद उसी से कर लेना। तो मल्लिका शेरावत के एक टाइम में क्रेज था, ठीक है, था आइटम सॉन्ग का प्रचलन वही की। ठीक है, लेकिन अब वो प्रौढ़ अवस्था में हो गई है, तो देखते हैं प्रौढ़ अवस्था में हो गई कौन? मल्लिका, मल्लिका अर्जुन नहीं, मल्लिका शेरावत। तो वहां से याद रखना मल्लिका अर्जुन। अब प्रौढ़ अवस्था में हो गई तो प्रौढ़ देवराय, और देवराय नाम जुड़ा है तो देवराय द्वितीय, तो ये दोनों का नाम मिल जाता है। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, समझ आई बात क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्लियर, चलो। अच्छा, मल्लिकार्जुन को भी बोला जाता है प्रौढ़ देवराय, और मल्लिकार्जुन का एक और नाम था नूनिज, नूनिज नाम नहीं था, नूनिज उसके दरबार में आया था। तो जैसे बाबू नोनी बोलते नहीं, नोनी बाबू, ठीक है, लड़का लड़की तो नोनी बाबू बोलते थे, तो वो भी नोनी है, तो नोनी से आएगा ना नूनिज, क्या? नूनिज। तो नूनिज एक यात्री था जो किसके दरबार में आया पूछा तो? मल्लिकार्जुन। तो देवराय द्वितीय का अलग अलग नाम, इम्माड़ी देवराय, प्रौढ़ देवराय। फारसी यात्री था अब्दुल रज्जाक। इसके दरबार में तेलुगु कवि थे श्रीनाथ, ओके, जिसकी उपाधि थी कवि सर्वभौमा। ठीक है, अब श्रीनाथ मेरे फ्रेंड का नाम है तो वहाँ सिलेक्ट कर लिया, आप याद रखना। इसका एक दरबारी कवि था जिसका नाम था डिंडीमा, तो याद रखना आसान है, कोई दिक्कत नहीं। दरबारी कवि डिंडीमा, द से दरबारी, द से डिंडीमा और द से देवराय, डिंडीमा देवराय, द। ठीक है, दोनों डीडी से स्टार्ट होंगे नहीं, तो वैसे ही
दरबारी कवि देवराय के टाइम में कौन था? डिंडीमा। ठीक, क्लियर, समझ आई बात? चलो ठीक। अब ये संस्कृत का ज्ञाता था, ठीक है, संस्कृत तीत हंति आमिया माहवा वाला, इसको बहुत अच्छे से आता था। तो इसने संस्कृत में 2 ग्रंथ लिखे, ठीक है। पहला लिखा महानाटक सुधा निधि, ठीक, क्या? महानाटक सुधा निधि। और दूसरा ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा, ठीक है, ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा, ठीक है। ब्रह्मसूत्र किसने लिखा? नहीं, ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। भाष्य मतलब उसका इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन, ठीक, समझ आई बात? क्लियर। तो ब्रह्मसूत्र किसने लिखा नहीं मालूम, ये किसने लिखा नहीं मालूम। इस पे भाष्य किसने लिखा? ये देवराय द्वितीय ने लिखा। भाष्य मतलब उसका एक्सप्लेनेशन। जैसे गीता है, गीता जैसे कृष्ण भगवान के मुख से निकला, वैसी संस्कृत में आपको बता दिया जाए, नहीं समझेंगे, सब अलग अलग अर्थ निकालेंगे। तो गीता प्रेस आया भी है, उसका एक्सप्लेनेशन के साथ निकालेंगे, एक्सप्लेनेशन दिया है, तो वो क्या? एक भाष्य है, टीका है, उस पर उसका इंटरप्रिटेशन है कि वो बोले उसका मतलब क्या है। क्लियर। तो संस्कृत ग्रंथ लिखे महानाटक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखे। भाष्य मतलब जो व्याख्या करने के योग्य हो, समझ आए। फिर आते हैं मल्लिका अर्जुन, ठीक है। इसके समय में पुर्तगाली यात्री आया कौन? नूनीज। तो मल्लिका नोनी है, ठीक है, लड़की मतलब नोनी है, तो नोनी से आगना नूनिज। इसको प्रौढ़ दे रहा है, बताया, अब प्रौढ़ अवस्था में पहुंच गई है, ठीक है, अब डोकरी डाकरी हो गई। फिर आता संगम के बाद सुलु, सुलु के बाद तुलु। तो सुलु वंश के बारे में एक ही चीज याद रखना कि इसके संस्थापक कौन थे, पूछा जाए तो सालू नरसिंह, ठीक है, संस्थापक थे, बस उतना याद रखना। फिर तुलु वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह। अब ये तुलु वंश में एक इंपॉर्टेंट राजा आता है कृष्णदेव राय, ठीक है, ज्यादा ना हो जाए इसलिए फिर से शुरू से रिपीट करा रहा हूँ, सुनते चलना। विजयनगर साम्राज्य पढ़ रहे हैं, इसका नाम कहाँ से आ गया? तो हम लोग दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश देखे, तुगलक वंश में एक शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। 1336 में इसी के सेना नायक 2 हरिहर और बुक्का, दोनों भाई थे। इन लोग साउथ इंडिया घूमने आए, देखे कि यहाँ कोई पावरफुल किंगडम नहीं है, हम लोग चालू कर लेते हैं, ठीक। तो चालू किए 1336 में, क्या? विजयनगर साम्राज्य। और उस विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश चलते हैं, संगम, सुलु, तुलु, अराविडु। संगम, सुलु, तुलु और अराविडु, क्लियर। तो संगम वंश के संस्थापक नहीं लोग, हरिहर बुक्का, ठीक है। लाइन से हरिहर प्रथम देखे, बुक्का प्रथम देखे, ठीक है। उसके बाद देवराय प्रथम। तो देवराय प्रथम, प्रथम से आगना पहली फुर्सत में निकल वाला निकोलो कॉन्टी इसके दरबार में आया। कौन से देश का था वो? इटली का था, ठीक है, इटली का था। एक प्लेट इडली निकाल, ऐसे याद कर लेना, इडली निकाल से निकोलो कॉन्टी इटली का था। अब्दुल रज़ाक कहाँ का था? फारसी का था। वो किसके टाइम में आया? द्वितीय के टाइम में, द्वितीय के टाइम में। कौन सा? देवराय द्वितीय। आप उस द्वितीय के 2-3 ठोक नाम से ऐसे याद किए, कौन कौन से नाम? इमाड़ी देवराय, प्रौढ़ देवराय, और प्रौढ़ देवराय एक और का नाम मल्लिका, प्रौढ़ अवस्था में पहुंच गए करके। उस देवराय द्वितीय के समय में कौन है? अब्दुल रज़ाक। उसने किताब लिखी, कौन सी किताब लिखी? तो नहीं श्रीनाथ, तो किताब इन लोग थोड़े, 2 संस्कृत ग्रंथ लिखा, महानाटक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। उस द्वितीय ने 2 ठोक लिखा, क्या लिखा? संस्कृत ग्रंथ। एक का नाम था महानाटक सुधानिधि और एक ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। उसके दरबार में दरबारी कवि था डिंडीमा और एक और तेलुगु कवि थे प्रसिद्ध श्रीनाथ। श्रीनाथ पाव भाजी खाया गया? कहाँ वाला? सीसी वाला? नहीं खाया, ठीक। फिर आया मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन इसके पुर्तगाली यात्री कौन है? नूनिज, है ना, और इसको प्रौढ़ देवराय भी बोला जाता था, क्लियर। सुलु, सुलु के बारे में क्या पढ़े कि इसके जो संस्थापक थे सालू नरसिंह या सुलु नरसिंह, एक ही मतलब है, और इसके वीर नरसिंह। अब तुलु वंश के ही बहुत ही पावरफुल और बहुत ही फेमस राजा, इसका नाम है कृष्णदेव राय, ठीक, कृष्णदेव। इसके समय में इनका संबंध पुर्तगालियों से काफी अच्छा था, ठीक। कृष्णदेव राय को मालूम था, उन लोग मसाले के बदले सब चीज देख चल देते थे। बस इधर से यूरोपीय लोग मसाले लेके जाते थे और उधर बहुत महंगे महंगे में बेचते थे, ठीक है, स्पाइस। उसके बदले घोड़ा देख चल देते थे, उसके बदले सोना दे के, एक मुट्ठी इधर मसाला, एक मुट्ठी नहीं भैया, इतना भी सस्ता नहीं था सोना, मतलब मसालों के बदले व्यापार करते थे। इधर मसाला बहुत होता था और उधर ठंडी इलाके वाले लोग को मसाला 2 चीज़ों के लिए जरूरी होता था। एक तो गर्म रखने के लिए शरीर को, ज़्यादा मिर्च मसाला रहेगा तो वो गर्मी पैदा करता है, और दूसरा मीट मटन इन लोग खाते थे तो उसको प्रिजर्व रखने के लिए मसाला डाल दोगे, जैसे अचार में फिर लंबा समय तक चलता नहीं, ठीक, फफूंद वगैरह नहीं पड़ता, तो बस वैसी। तो कृष्णदेव राय को लगा कि नहीं यार, ये पुर्तगालियों से संबंध और अच्छा करना चाहिए, तो संबंध अच्छा करता है, इनके समय में अच्छे व्यापार होते हैं। और ये बोलते हैं कि भैया जितना जो सामान लेना यहीं से लेना,
लेकिन मोनोपोली रहना चाहिए, मतलब तुम उत्तर भारत में कोई अपना सामान नहीं दोगे, सारा व्यापार कहाँ से करोगे, यहीं से करोगे, ठीक है। तो इनके समय में मोनोपोली रहता है पुर्तगालियों के साथ, ठीक। इसकी उपाधि थी आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह। एक ही फेमस नाम आपको देखने को मिलेगा, कृष्णदेवराय। जैसे अकबर बीरबल फेमस है, वैसी तेनालीराम और कृष्णदेवराय की कहानी फेमस है। तो इसकी उपाधियां थी आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह। इसका सेनापति था सालू तिम्मा, ठीक, सेनापति सालू तिम्मा। बाबरनामा, मैं जब बताया 1526 में पानीपत का जब पहला युद्ध होता है, ठीक, जब भारत आता है तो उसके बाद उसको बहुत सारे हिंदू राजा के बारे में मालूम चलता है, हिंदुस्तान में जो भी राजा हैं। तो उसकी जो किताब थी बाबरनामा, जिसको उसने खुद लिखा था तुर्की भाषा में, आत्मकथा था नहीं, बाबर का बाबरनामा, हुमायूं का हुमायूंनामा, ऐसी। तो बाबरनामा में उसने सबसे पावरफुल किंग के रूप में किसको बताया, कृष्णदेव राय। अब जो उसके समय में दिखेगा वही पावरफुल समझ लो, ठीक, सब अपना अपना अलग अलग पावरफुल किंग बताते थे। तो बाबरनामा में किस हिंदू राजा का उल्लेख है, नाम उल्लेख है पूछा तो कृष्णदेव राय, ठीक है। किसको पावरफुल किंग के रूप में बताया, कृष्णदेव राय को। एक तो बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा, इसमें सर्वशक्तिशाली राजा के रूप में चित्रित किया किसको, कृष्णदेव राय के, ठीक। अब ये भी कवि प्रिय था, ठीक है, इसको कविता शायरी सब पसंद है। अकबर जैसे अपने दरबार में नवरत्न रखते थे, शिवाजी जैसे अपने दरबार में अष्टप्रधान रखते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे अपने दरबार में नवरत्न रखते थे, वैसी इनके दरबार में थे अष्ट दिग्गज। और लोग कोई बुद्धिजीवी नहीं थे या कोई योद्धा नहीं थे, अलग अलग फील्ड के महारथी नहीं थे, इन लोग अष्ट दिग्गज मतलब 8 कवि थे। इसको कविता से बड़ा प्रेम था, तो 8 अलग अलग कवि लोग को बुलाया अपने दरबार में रखते थे, ठीक है। तो उनके दरबार की शोभा थी अष्ट दिग्गज। क्या थे इन लोग पूछा जाए तो कवि थे, शेरो शायरी लिखते थे, ठीक। इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग बोला जाता है, ठीक है, तेलुगु साहित्य का। अब इसकी रचना थी एक अमुक्त माल्याद और जामवती कल्याणम। ये कौन सी भाषा में, वो भी सवाल पूछ दिया जाता है। तो जामवती कल्याणम, तो जितना अम आता है वो सब संस्कृत के रहते नहीं, तो वहां से पता चल जाएगा। और तेलुगु था तो एक ठोको तेलुगु में लिखा, जामवती कल्याणम संस्कृत में और अमुक्त माल्याद तेलुगु में। ये 2 किताब कृष्णदेव राय, कंफ्यूज मत होना। एक देवराय द्वितीय था, उसने 2 ठोक लिखा, एक ब्रह्मसूत्र भाष्य लिखा और एक महानाटक सुधा निधि। और ये देवराय कृष्णदेव राय जो अलग वंश का था, दूसरे वंश का था, इसने लिखा जामवती कल्याणम और अमुक्त माल्याद। अमुक्त माल्याद किसमें, तेलुगु में, और जामवती कल्याणम अम आ रहा है। समझ आई बात क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक। अब इसने एक शहर बसाया अपने ही नाम से तो नहीं, नागलपुर नाम का। इसको याद ऐसे रख सकते हो, डायरेक्ट पूछे ना नागलपुर, तो कृष्ण भगवान का संबंध नाग से है क्या, कौन से नाग, कालिया नाग, कालिया नाग, वो तो शेष नाग वाला तो विष्णु भगवान से था, ठीक है, एक ही रूप है, तो कालिया नाग था, ठीक है। तो कृष्णदेव राय कृष्ण भगवान से नाग याद सकते हो, तो नागलपुर शहर कृष्णदेव राय, ठीक है, क्लियर। अब मंदिर बनाता है हजारा और विठल स्वामी मंदिर, हजारा और विठल स्वामी मंदिर, ये कहाँ है, हम्पी में, ठीक। तो एक नाग थे कि हजारों नाग थे, हजारों नाग ऐसे याद रख लेना। तो हजारा और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया, कृष्णदेव राय ने, ठीक। अब नाग थे तो नाग सांप हो गया, एक और सांप आता है डोमी, गांव हम डोमी फेमस है, जितना नाग का खौफ नहीं उससे ज्यादा डोमी, ठीक। तो डोमी और पिटपिटी सांप सुने ना, तो कृष्णदेव राय नाग हो गया नागलपुर, और एक डोमी, तो डोमी गोस पायस आया किसके दरबार में पूछा है, तो कृष्णदेव राय। नूनिज किसके टाइम में, मल्लिकार्जुन। अब्दुल रज्जाक किसके टाइम में, हाँ देवराय प्रथम की द्वितीय, निकोलो कोंटी, बारबोसा और डोमिगोस पायस कृष्णदेव राय में। तो डोमी से याद रखना, डोमी साहब कृष्ण भगवान ऐसे लेट कर लोगे, और वो एक बार डसता है कि बार बार डसता है, बार, तो बार बारबोसा, ठीक है। बारबोसा और डोमिगोस पायस किसके दरबार में, यहाँ पूछने जाता हूँ, कृष्णदेव राय। इसके दरबारी थे तेनालीराम रामकृष्णन, ये इनकी कहानी बड़ी फेमस है, इसकी रचना है पांडुरंग महामात्य। ये तेनालीराम रामकृष्णन, अब ऐसी कहानी सुनने को मिलती है, सच है झूठ। तो कृष्णदेव राय के एक पुरोहित थे, पुरोहित मतलब पंडित, जो पूरे पाठ पूजा का काम देखेंगे, तो वो राजघराने के समझ लो पुरोहित थे। अब तेनालीराम रामकृष्ण था, वो भी ब्राह्मण वंश का था, मतलब ब्राह्मण जाति का था। तो एक बार वो पुरोहित से मिलने गया और देखा कि यार तुम पुरोहित हो, तुमको बहुत मान सम्मान मिलता है, अच्छे अच्छे खाने के लिए पकवान मिलते हैं, और तेनालीराम थोड़ा गरीब परिवार से था, ब्राह्मण था लेकिन गरीब था, तो तुमको अच्छा इज्जत मान सम्मान पैसा सब मिलता है, तो ये पोस्ट पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो अपना पोस्ट थोड़ी ना बताएगा, अपना राज थोड़ी ना बताएगा, ऐसी मजाक से बोल दिया। वो उस टाइम बच्चा था तेनालीराम, उसको बोला कि एक पास में काली माता का मंदिर है, वहाँ जाओ, 1 लाख बार
काली माता का नाम का जाप करना, तो फिर उससे हो जाएगा, काली माता तुमको दर्शन देगी। तो सही में कर लेता है, बच्चा रहता है, सच मान लेता है, और सही में काली माता दर्शन दे देती है। ठीक है, तो ये कहानी है, सुनने में अच्छा लगता है, रोचक लगता है। तो काली माता आती है, तो पूछती है कि क्या चाहिए, तो बोलते हैं कि भी एकदम दिमाग चाहिए मेरे को, और धन भी चाहिए। बोले ठीक है, तो 2 गिलास देती है कि इसमें इस गिलास का पानी पियोगे तो धन ही धन होगा, और इस गिलास का पानी पियोगे तो दिमाग मिल जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा। बोला ठीक है, थोड़ा देर सोचता है, पूछता है दोनों पी लूँ? बोला नहीं, एक ही गिलास का पीना है। तो एक गिलास का पानी आधा करता है, आधा उसमें मिलाता है, पी लेता है। तो बोलता है कि ज्ञान बिना धन अधूरा, धन बिना ज्ञान अधूरा, दोनों चाहिए, मतलब पी लेता है। ठीक है, बाद में पुरोहित बनने का मौका किसको मिलता है? तेनालीराम रामकृष्ण। ठीक, अब तेनालीराम रामकृष्ण इसका राजपुरोहित बन जाता है, इसका मित्र बनता है, इसका दरबार में रहता है। ठीक, और ये देखता है कि ब्राह्मण लोग जो हैं, इन लोग इसको बहुत लूटते थे, कृष्णदेव राय को, अलग अलग पाठ पूजा, दान दक्षिणा के नाम पे। ठीक, तो देखते थे कि जैसे भैया तुम्हारे जो राजघराने हैं, तुम्हारे जो पूर्वज हैं, उनकी आत्मा के शांति के लिए इनको भोग लगाना पड़ेगा, मतलब हमको भोग लगाओ तो वहाँ भगवान तक पहुँच जाएगा, तुम्हारे पूर्वजों तक पहुँच जाएगा। ये सब सिस्टम देखता था। तो तेनालीराम रामकृष्ण गया कृष्णदेव राय के पास, बोले भैया तुम लोग को बेवकूफ़ बनाते हैं। बोला नहीं, वो बोल दिए, पंडित बोल दिया, मतलब सही है, वही जो बोल दिया पत्थर की लकीर। बोला ठीक है बेटा, मजा चखाया जाए। तो तेनालीराम कृष्ण जो रहता है वो भी 56 भोग का आयोजन करता है, और सब पंडित लोग को बुलाता है जो उसको लूटते थे। तो बुलाता है, रूम में जैसे ही सब बैठते हैं, बत्ती गुल, और जैसे ही बैठते हैं गरम गरम लोहे के रॉड सब जो बैठे रहते हैं उसमें लगा देता है। ठीक है, अब सब शिकायत करने जाते हैं कि भैया हमारे साथ ऐसा हरकत हो गया। तो बुलाते हैं उसको, क्यों भाई, काहे ऐसा किए? तो बताते हैं कि मेरी माता जी को प्रॉब्लम था, कष्टुटी था थोड़ा सा, और मेरे सपने में आई कि अगर तुम इलाज करवा सको तो करवा दो। तो बोला कि जैसे आप इनको सोना देते हो तो आपके पास पूर्वज के पास पहुंच जाता है, जैसे आप इनको 56 भोग कराते हो तो उधर 56 भोग पहुंच जाता है। तो ऐसे ही मैं भी सोचा कि इधर तपते लोहे से इलाज कर दूंगा। एक जनजाति में पढ़े नहीं, तपते लोहे से इलाज करने वाले कौन? अगरिया। कुछ भी हुआ कटा तपते लोहे से, फोड़ा फुंसी हुआ तपते लोहे से, गलत जगह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बोला कि ऐसे सिस्टम, तो समझ आ गया कृष्णदेव राय को। तो ये कहानी मिलती है किसकी? तेनालीराम रामकृष्ण की। तो खैर वो कहानी नहीं पूछेगा आपसे कि किसने तपते लोहे बैठते समय लगा दिया, ऐसा नहीं पूछेगा। बस याद रखना, दरबारी था तेनालीराम रामकृष्ण, जिसकी रचना थी पांडुरंग महामाते। अब ये पांडु पांडु करके 2-3 जगह नाम आ गया। एक रामचंद्र पांडुरंग आएगा जिस तात्या टोपे का नाम था, एक रामतनु पांडे आएगा जो कल देखे तानसेन, और ये पांडुरंग महामात्य है। ये क्या है? तो ये रचना है, किसी का नाम नहीं है, रचना है पांडुरंग महामात्य। किसकी रचना है? तेनालीराम रामकृष्ण। और वो प्राचीन इतिहास में आंडू पांडु नेंडू करके याद किए थे, वो अलग है ना, पांड्य और देश वाला नेंडू जिलियन, तो उससे कंफ्यूज मत होना। अच्युत देव राय इसी के दरबार में आता है। अच्युत देव राय, इसको दरबार में भी नूनी जाया था, अब ये कौन सा नूनी है पता नहीं। ठीक, तो नूनी जो 2 जगह मिल गए, मल्लिकार्जुन और अच्युत देव राय, कैसे याद किया मत पूछना। फिर सदाशिव राय, इसके समय आया पुर्तगाली यात्री सीजर फ्रेडरिक, अलग अलग समय में अलग अलग यात्री आए, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं। ठीक, स से सदाशिव राय, स से सीजर। पहली फुर्सत में निकल से देवराय प्रथम और निकल से निकोलो कोंटी। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के टाइम में आए थे। बारबोसा और डोमिगोस पायस कृष्णदेव राय। ठीक, कृष्णदेव राय। और कुछ बचा क्या? हाँ, उसके टाइम में ये नूनी जी, क्लियर। अब सदाशिव राय जो था ये नाम मात्र का राजा था। ठीक है, कैसे? नाम मात्र का राजा। तो ये अपना बुद्धि नहीं लगाता था। इसके समय में एक मंत्रिमंडल थी जिसकी मंत्रिमंडल का हेड था राम राय, या राम राजा बोलते थे, राम राय या राम राजा। तो ये काफ़ी साल से राज दरबार में काम कर रहा था, तो इसको अच्छी सूझबूझ थी, अच्छी समझ थी, ठीक है, राज काज कैसे संभालना है। तो पूरी शक्ति इस राम राय या राम राजा के हाथों में थी। तो इस समय 1565 में ये, इसकी उम्र रहती है 70 साल। 70 साल का ये रहता है कौन? राम राजा। तो असली शक्ति किसके हाथों में थी पूछा जाए तो? राम राय या राम राजा। अब 1565 में जो भी लड़ाई झगड़े कारण थे ना, बता दिया था, ये वाला इधर सब राजा, ये झगड़ा लड़ाई छोटे मोटे छुटपुट युद्ध चलते रहते थे। और विजयनगर साम्राज्य से कोई भी भिड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि बहमनी साम्राज्य तो आगे चल के 5 अलग अलग भागों में बढ़ गई, इन लोग आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं, तो ऐसे ही कमजोर थे। लेकिन ये तो एकजुट थी, इतना बड़ा साम्राज्य, और उसकी सेना के सामने में कोई हिम्मत नहीं करता था कि लड़ झगड़ लें। ठीक, लेकिन आगे चल के इनको समझ आ गया कि भैया अब लड़ाई झगड़ा जरूरी हो गया है। ठीक, विजयनगर साम्राज्य जब चाहे तब इधर आक्रमण कर देते हैं, कभी कुछ लूट लिए, कभी कुछ लूट लिए, अब इनका खात्मा करना पड़ेगा। तो
तो ये लड़ाई झगड़े के उद्देश्य से बातचीत आगे सामने रखते हैं। तो 4 साम्राज्य बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, जिसमें बरार शामिल नहीं है, बरार बरी हो गया, समझ लेना। कौन शामिल नहीं है पूछता है तो बरार, बरार बरी हो गया। तो बरार नहीं था, बीजापुर था, अहमदनगर था, गोलकुंडा था, बीदर था। ये 4 लोग मिल जाते, अकेले के बस की बात नहीं थी कि विजयनगर, उसका नाम ही विजयनगर था, जीत का शहर, ठीक, जो कभी 200 सालों तक नहीं हारा, 200 साल में एक भी युद्ध नहीं हारे। लेकिन ये 1565 पहला और आखिरी युद्ध रहता है जो हार जाते हैं। तो बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, इन लोग एक गुट बनाते हैं जिसका नेतृत्व कर रहा था अली आदिल शाह। इसके लीडर थे अली आदिल शाह। अली आदिल शाह। और विजयनगर साम्राज्य, इसके लीडर कौन थे? राम राय राजा, या राम राय या राम राजा। ये सदाशिव नहीं था, इसके समय में युद्ध हुआ, ये राजा था, लेकिन ये बैठे बैठे मैच देख रहा था, ठीक है। तो युद्ध में कौन गया था? ये राम राय राजा, ठीक। इस युद्ध को दक्षिण भारत का महाभारत बोला जाता है, महाभारत से तुलना की जाती है। क्यों तुलना की जाती है? ऐसा बताया जाता है विकिपीडिया स्रोत के अनुसार कि 1 लाख सैनिक इसके तरफ से निपट गए, 1 लाख वहीं मैदान में। इतना खूंखार युद्ध, जैसे महाभारत में खून बहा वैसे इधर खून बहा। उसमें धृतराष्ट्र थे जो बैठ के मैच देख रहे थे, उनको दिव्य दृष्टि मिली थी ना, वैसे ये धृतराष्ट्र सदाशिव राय, ठीक। और ये लड़ने वाला, ठीक, ये दुर्योधन समझ लो, ठीक है। तो इनके बीच, ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इन लोग 1565 में सामने आए। और विजयनगर साम्राज्य को यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे भैया इन लोग युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, मतलब इतने दिन तक जो डरे डरे फिर रहे थे, युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, ठीक। तो इनको डाउट हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और गड़बड़ क्या था? एक गिलानी भाई थे, गिलानी बंधु, गिलानी बंधु। तो इनके समय, विजयनगर समय में जो उनकी सेना थी, उसके तोप खाने का नेतृत्व उस गिलानी बंधु के हाथ में रहता है, ठीक है। जो आर्टिलरीज रहती है वो पूरे के पूरे किसके नेतृत्व में रहती है? गिलानी बंधु, ठीक। तो अब ऐसा नहीं कि उनके सेना में हिंदू शामिल नहीं थे, इनके सेना में मुस्लिम शामिल थे, सब मिक्स थे। ये 2 साम्राज्य के बीच लड़ाई झगड़ा था, ठीक। तो इन लोग क्या करते हैं? मालूम था कि भैया भिड़ भी जाएंगे ना तो अकेले जीत नहीं पाएंगे। तो गिलानी बंधु के पास जाते हैं और इन लोग क्या कर लेते हैं? एक समझौता कर लेते हैं कि तुम यार बस ये छोटा सा पद लेके बैठे हो, इधर आना, हमको जीतने में मदद करना, हम तुमको एक क्षेत्र ही दे देंगे, ठीक है। किसको बोलते हैं? गिलानी बंधु। तो गिलानी बंधु लालच में आ जाते हैं। अब इनको थोड़ा डाउट लगता भी है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, इतने दिन से हमारा नमक खाया है, कोई धोखा दगाबाजी नहीं करेगा। तो ये बाकायदा गिलानी बंधु आके बताता है कि इन लोग मेरे को ये ऑफर दिए हैं, ठीक है, जिसको मैंने ठुकरा दिया। तो ये राम राय राजा, ये राम राय या फिर राम राजा एक ही नाम है, ये यहीं पे गलती कर बैठता है कि उसकी बात मान लेता है, मतलब ठीक है, ईमानदारी से बता रहा है कि आए थे और मैंने उसको भगा दिया, तो सही बोल रहा होगा। तो जब युद्ध होता है, लास्ट में ये तोप का गोला इधर से ऐसे मोड़ देता है, ठीक है, और बम 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 फटता है और सब खात्मा। वही हारने का कारण रह जाता है। मेन जो मुख्य हारने का कारण रहता है वो क्या? गिलानी बंधु का दगाबाजी। तो जैसे जयचंद को याद किया जाता है नहीं उत्तर भारत में, वैसे इधर दक्षिण भारत में गिलानी बंधु को याद किया जाता है, ठीक। तो ये कहानी खत्म हो जाती है 1565 में। इसको तालीकोटा का युद्ध बोला जाता है या राक्षसी तंगड़ी। तो वो जो गांव का नाम था ना वो राक्षसी तंगड़ी था, ठीक। क्या था? राक्षसी तंगड़ी, जिस गांव के पास लड़े, ठीक। तो पूरा गांव ऐसे गोल घेर के मैच देख रहा था, ठीक। तो उस गांव के नाम से राक्षसी तंगड़ी। और ये बाकी का नाम कौन सा आसपास गांव था नहीं मालूम। तालीकोटा, राक्षसी तंगड़ी और बन्नीहट्टी एक ही युद्ध है 1565 में हुआ, ठीक है। किसके किसके बीच? दक्कन सल्तनत तथा विजयनगर। सर दक्कन सल्तनत क्या है? तो इसी को दक्कन सल्तनत बोला था, ठीक है, दक्कन सल्तनत। इसमें कौन कौन शामिल थे? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। बरार शामिल नहीं था इस गुट में। दक्कन सल्तनत का नेतृत्व कर रहा था अली आदिल शाह और विजयनगर का नेतृत्व कर रहा था राम राय या राम राजा। क्लियर? तो अब इसमें लोग तो निपट जाते हैं, सदाशिव लेकिन बच जाता है, वो तो घर में बैठ के मैच देख रहा था। तो तिरुमल जिसका खास आदमी रहता है और सदाशिव, इन दोनों अब वहां से भाग जाते हैं। और भागने के बाद आंध्र प्रदेश के एक छोटा सा जगह है, नाम है पेनुकोंडा। क्या? पेनुकोंडा। तो आंध्र प्रदेश के पेनुकोंडा को अपनी राजधानी बनाते हैं और वहीं शासन करने लग जाते हैं थोड़ी दिन। और सदाशिव बताया वैसे भी उसका ध्यान था नहीं, पूरा काम तो राम राय या राम राजा संभालता था, ठीक। तो तिरुमल थोड़े दिन बाद इसको बोलता है कि अब मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि मैं आपको मार दूं और खुद गद्दी पे बैठ जाऊं। तो आपका ख्याल क्या है? आपका क्या विचार है? आपके क्या इरादे हैं? तो बोला इरादा तो नहीं है कि भाई ले ले, मार मत। तो उसको अपदस्थ कर देता है, ठीक है, किसको? सदाशिव को। और तिरुमल खुद संस्थापक बन जाता है अराविडु वंश का। तो एक नए वंश की नींव रखता है, इसका नाम रहता है अराविडु वंश। क्लियर? समझ आ रहा है? याद करने का समय दूंगा। और तिरुमल संस्थापक रहता है। इसी के आगे एक और राजा मिलेगा, वेंकट द्वितीय। ये वेंकट द्वितीय के काल में व से वेंकट व से वोडेयार, वोडेयार एक व्यक्ति का नाम रहता है जिसने मैसूर राज्य की स्थापना की थी। हैदर अली टीपू सुल्तान, उसकी कहानी यहीं सुनोगे,
ठीक है, तो वो एक अलग टॉपिक है, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो वोडेयार ने मैसूर राज की स्थापना की किसके समय में? वेंकट द्वितीय के। रंग तृतीय ये अंतिम शासक रहता है इस अराविडु वंश का। क्लियर। और ये आपका पूरा विजयनगर साम्राज्य खत्म। इसकी प्रशासनिक इकाई आज ही देख लेंगे, लेकिन इससे पहले ये बोर्ड में जो दिख रहा है उसको याद करते चलें, फिर प्रशासनिक इकाई पढ़ाएंगे आपको, यहीं से याद करते चलो। मैप देख लो एक बार। ये वाला मैप नहीं देखना, नीचे वाला देखना इसको। ठीक है, सुलू नरसिंह सालू नरसिम्हा, इसमें बस यही याद रखना। फोटो देख लो, एक ब्लैक एंड व्हाइट है, कलरफुल है, दोनों एक ही आदमी, दोनों अलग अलग चिपका दिए। किसको मालूम चलना, देखे हो क्या आपने? ये कृष्ण देव राय, ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद रखो।
ठीक, याद हुआ। अब इसका प्रशासन देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, प्रशासनिक इकाई। तो जैसे देश राज्यों में बटा है, राज्य फिर जिले में बटा है, जिला फिर गांव शहर में बसा हुआ है, गांव शहर पारा में बसा हुआ है, राजू पारा, डबरा पारा, ऐसे। तो वैसे ही इनका जो प्रशासनिक इकाई था कैसे बता हुआ था, मंडल, नाडु और ग्राम। तो मंडल, नाडु, ग्राम, इसको कैसे याद कर लिया, मुनगा, मुनगा, मंडल, नाडु, ग्राम। अब ये दिल्ली सल्तनत की अपनी एक प्रशासनिक इकाई है, मुगल सल्तनत की है, सब अलग अलग पढ़ ही रहे हो तो याद भी तो रहना चाहिए जो मुनगा है वो किसका है, साउथ इंडिया का। तो ऐसे याद कर लेना, मुनगा का सांभर बनता है नहीं, सांभर बनाते साउथ इंडिया लोग, तो इडली सांभर मतलब साउथ इंडिया। तो ये साउथ इंडिया का प्रशासनिक इकाई है मुनगा। म से मंडल, न से नाडु, ग से ग्राम। मतलब मुंडल प्रांत था, नाडु जिला था और एक गांव था। तो मंडल का हेड मंडलेश्वर, नाडु का हेड नाडु प्रभु और ग्राम का गौड़ा, समझे। ठीक, 50 ग्राम मिलके एक मेल ग्राम बनाते थे, ठीक है, 50 ग्राम मिलके एक मेल ग्राम। वो जैसे छत्तीसगढ़ में पढ़े ना, बरहो 12 गांव का समूह, बरहो 84 गांव, 12 गांव, ऐसा याद है ना, बस वैसे ही। ठीक, नायंकर एवं आयंकर व्यवस्था, इसको पढ़ लेना, ये विजयनगर साम्राज्य की देन थी। भू राजस्व इनमें 1/6 था, ठीक है, जो रिवेन्यू था, टैक्स रेट कितना था, 1/6। इसको याद रखना, ये पूछ जाता है। ये रथ, कोड़गे, कुट्टगी, कुदी, बड़वा और ये सब क्या थे। तो नाम से देखो रिलेट करके याद रख सकते हैं। शहीदों के परिवारों को दी गई भूमि। अब ये रक्त कोड़गे से रक्त याद आ रहा है क्या, खून। अब खून बहेगा मतलब शहीद हो गए, ऐसा टाइप का याद रखना। तो शहीदों के परिवारों को दी गई भूमि रक्त कोड़गे। अब कोई वहाँ पे सेना में शामिल है, शहीद हो गया, तब उसके परिवार को कौन देखेगा, ठीक है। तो उसके लिए एक भूमि दे दी जाती थी कि भैया ये भूमि है, आप इसमें खुद खेती किसानी करो या अधिया रेगम दो, यहाँ से जो पैदा होगा उसको, उससे तुम अपना जीवन यापन चलाना। उस भूमि को क्या बोलते थे, रक्त कोड़गे, रक्त कोड़गे। ऐसी भूमि जो दूसरे को किसानी करने के लिए दी जाती थी ये थी कुट्टगी। मेरे पास बहुत सारी भूमि है, मैं खुद कैसी खेती किसानी नहीं करने जा रहा हूँ, तो दूसरे को दे दिया, तो वो भूमि क्या कहलाएगी, कुट्टगी। जैसे लीज में देते नहीं कोई लैंड कि भैया मेरा ही जमीन है लेकिन मैं इसको अभी अब यूज़ नहीं कर रहा हूँ, 20 साल के लिए तुम्हें लो, लीज पे ले लो। तो वैसे लीज में देने वाली भूमि क्या कहलाती थी, समझ लो, कुट्टगी। इसको ऐसे थोड़ा कुटिल, मतलब जो चालू है, खुद काम नहीं कर रहा, दूसरे से करवा ले रहा हो, पैसा मिल जा रहा है उसको, तो कुटिल है, तो कुट्टगी। रक्त कोड़ गया, रक्त से याद रहना। कूदी, इसको ऐसा रखना जो एक जगह से दूसरी जगह कूद गए, कूदी, ठीक है क्या, कूदी। जैसे कृषि मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही ट्रांसफर हो जाते थे उसको क्या बोलते थे, कूदी, मतलब कृषि मजदूर को। जैसे ये खेत है, मैं पर्टिकुलर ये वाले खेत को ले लिया, अब भैया वहाँ खेत में खेती किसानी काम कौन करेगा, मजदूर कौन रहेंगे। तो वो जो मजदूर रहते थे जो खेत में काम कर रहे हैं, तो खेत बेचने के साथ साथ वो मजदूर भी उनके हो जाते थे, नहीं समझे। और उनको तो उसी खेत में काम करना है, ठीक है, तो मालिक बस बदल जाते थे, उनको काम उसी में करना है। तो कृषक मजदूर जो भूमि क्रय विक्रय के साथ ही ट्रांसफर हो जाते थे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते थे, कूदी। तो समझ लो एक जगह जो दूसरी जगह कूद गए, ट्रांसफर हो गए, वही क्या, कूदी, कृषक मजदूर। बड़वा, उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसने वाले क्या ठीक, मौके का फायदा उठा रहे हो, है ना। तो थोड़ा गाली वाली टाइप का लगता है ये, अब कौन सा गाली वो मत पूछना। तो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसने वाले, तो भैया एक अपना घर छोड़ के दूसरे घर बस जाओगे तो गाली बकेंगे नहीं बकेंगे, अब बे साले से बोलेंगे ना, तो वहाँ से बड़वा याद कर लेना, ठीक है, समझ बात। इनकी मुद्रा थी पैगोड़ा, पैगोड़ा और हुण। पैगोड़ा विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा थी, जैसे हम लोग रुपए जानते नहीं, रुपए तो मुद्रा है रुपए, भले वो 50 हो 100, इनकी मुद्रा का नाम था पैगोड़ा। और बहमनी साम्राज्य के मुद्रा का नाम था हुण, ठीक, क्या था, हुण। हुण एक साम्राज्य का भी नाम था, शक हुण, ठीक। तो पैगोड़ा इनका और हुण किसका था, बहमनी साम्राज्य का, इतना याद रहेगा। रक्त कोड़गे, शहीदों के परिवार को दी गई भूमि रक्त कोड़गे, शहीद वो रक्त से याद कर सकते हो। ऐसी भूमि जो दूसरे को किसानी करने के लिए दी जाती थी, मतलब जो कुटिल है, थोड़ा चालाक है, तो कुट्टगी। जो ट्रांसफर हो जाते थे भूमि के साथ, कुदी। ये आपका विजयनगर साम्राज्य खत्म, ऑफ कर दो तो उसमें। चलिए लास्ट, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य देख लिए और विजयनगर साम्राज्य भी पढ़ लिए। और जहाँ पे मुगल साम्राज्य में औरंगजेब तक देखे थे, ठीक है, वहीं से एक और साम्राज्य की नींव रखी जाती है, मराठा, ठीक। तो आज मराठा पढ़ लेते हैं। जब ये मुगल साम्राज्य चल रहा था
तो उस बीच बहुत सारे और छोटे छोटे प्रांतीय राज्य थे, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, उनको भी पढ़ना है, ठीक, तो उसकी भी क्लास होगी। आज मराठा देख लेते हैं, औरंगजेब तक खत्म किए थे ना, तो वहीं से मैं मराठा को कनेक्ट करूंगा। क्लियर? तो कहानी सुनना, देखो कहानी बहुत लंबा चौड़ा है, मराठा का अपना एक अलग कहानी, उसमें आपको याद वही रखना है जो यहाँ पे लिखा हुआ होगा, नोट्स में जो मिला हुआ हो वही बस याद रखना है, बाकी सिर्फ सुन लेना, एक कान से सुनना, हाँ नहीं निकालना है, नहीं निकाल रहना है, सब निकाल दोगे तो याद क्या रहोगे। तो देखो अकबर के बाद गद्दी पे कौन बैठता है? जहांगीर। जहांगीर का कार्यकाल 1605 से लेके 1627, 22 साल शासन करता है, जिसमें कंट्रोल किसका रहता है? उसकी बीवी मेहरुन्निसा का, नूरजहां का, ठीक है, उसी के पीछे पागल रहता है। उसके बाद गद्दी पे बैठता है कौन? शाहजहां। तो ये शाहजहां का टाइम है, ठीक है, किसका टाइम? शाहजहां। तो शाहजहां के समय मुगल का क्षेत्र, ये उत्तर भारत तक ये मुगलों का क्षेत्र था, ठीक है। इधर अहमदनगर, यहाँ पे बीजापुर, बीजापुर आपका छत्तीसगढ़ वाला बीजापुर नहीं, इधर कर्नाटक महाराष्ट्र वाला बीजापुर, ठीक है। इधर गोलकुंडा हैदराबाद वाला, तो इधर सब शासन कर रहे थे, ठीक। तो ये यहाँ पे कौन है? शाहजहां। कहानी सुनते चलना, शाहजहां, वही ताजमहल वाला शाहजहां। इधर बीजापुर में शासन था किसका पूछा जाए तो बीजापुर में मोहम्मद आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह, ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह। इधर गोलकुंडा में किसका शासन था पूछा जाए तो गोलकुंडा, गोलकुंडा में था अब्दुल्ला कुतुब शाह, ठीक है। शाहजहां, बीजापुर में मोहम्मद आदिल शाह, गोलकुंडा में अब्दुल्ला कुतुब शाह। ये वाला अहमदनगर, इसके बारे में नहीं पढ़ना है। शाहजहां ने अहमदनगर को किसको मिलाया था 1632 में? तो ठीक, शायद वही मिलाया था ना। हाँ, तो अब ये अलग अलग क्षेत्र है, ठीक। तो ये मत समझना कि ये मुस्लिम साम्राज्य है तो इनका आपस में बनता था होगा, नहीं, सब अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़ते रहते थे। इनके बीच में कभी ये इसके साथ मिलके इसके साथ लड़ लिया, कभी इन दोनों मिलके इससे लड़ लिए, ठीक है, कभी आपस में लड़ रहे हैं तीनों, तो इन लोगों का गुटबाजी चलते रहता था। इसी बीच एक शाहजी नाम के सेनाना रखते हैं, शाहजी, ठीक है, शिवाजी के पापा शाहजी। ये कहानी समझ आई? तो शाहजी नाम के एक सेना नायक रहते हैं जो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत काम करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ से विद्रोह करके वो निकल जाते हैं और काम करते हैं किसमें? बीजापुर के अंतर्गत मोहम्मद आदिल शाह के अंतर्गत काम करते रहते हैं, ठीक है। क्या बताया? बीजापुर का जो मोहम्मद आदिल शाह रहते हैं उसके अंतर्गत उसके नेतृत्व में काम करते रहते हैं कौन? शाहजी, ठीक है, शाहजी। शाहजी के पिता का नाम रहता है कोंडदेव, दादा कोंडदेव, दादा दादा ही थे और किसके दादा थे? तो शिवाजी के, कोंडदेव। ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर में आपको समझ आ जाएगा पूरी कहानी, कोंडदेव और शाहजी, ठीक। अब शाहजी नौकरी करते थे समझ लो, है ना, 1627 में, और कहीं कहीं पे मिलता है 1630, कोई शिवाजी की उम्र 50 साल बताते हैं, कोई 53 साल, ठीक है। तो 1627 मान के चल रहा हूँ लूसन के हिसाब से, विकीपीडिया में जाओगे तो 1600 आपको 30 देखने को मिलेगा। तो 1627 में शिवनेर नाम का एक किला है महाराष्ट्र में, शिवनेर दुर्ग बोलते हैं, दुर्ग मतलब फोर्ट, किला। तो शिवनेर दुर्ग में इनका जन्म होता है, किसका? शिवाजी का। शिवाजी का जन्म कौन सी ईस्वी में? 1627 में। सोलह सौ सत्ताईस में इनका जन्म होता है शिवाजी का। कहाँ पे पूछा जाए तो शिवनेर फोर्ट में, शिवनेर फोर्ट में, शिवनेर के किले में इनका जन्म होता है, ठीक है। अब ये सैनिक का काम कर रहे हैं इसके पिताजी, तो एक जगह रहते नहीं थे, तो इनका पूरा देखभाल, पूरा बचपन किनके साथ बीता? तो इसकी माँ के साथ और दादाजी कोंडदेव के साथ। तो माताजी इनको आध्यात्मिक शिक्षा देती थी, ठीक है, और दादाजी कोंडदेव उनको ट्रेन करते थे लड़ने के लिए, ठीक। तो अब जैसे जैसे बड़े हुए तो समझ आया कि यार ये हमारा क्षेत्र है, लेकिन यहाँ शासन बाहर से आए व्यक्ति करते हैं, मुगल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फंडा उनको समझ नहीं आता था। तो एक दिन उनको उसकी माता महाभारत का कहानी सुनाते रहती है। महाभारत की कहानी में कौरव और पांडव लड़ रहे थे, तो शुरू में 9 छोड़ी सेना कौरव को, 9 पांडवों को मिले रहती है, लेकिन लास्ट में 2 उधर से लेके इधर हो जाते हैं। तो अब रेशियो रहता है 7:11 का। तो ये कहानी बताते रहती है, और उसमें फिर उनको ये बताते हैं कि 7 अक्षौणी सेना रखने के बावजूद 11 अक्षौणी सेना वाले को हरा देते हैं,
तो ये बात क्लिक कर जाता है किसके, शिवाजी के दिमाग में, कि कम रिसोर्स होने के बावजूद, कम सैन्य बल होने के बावजूद हम हरा सकते हैं। कैसे? अच्छी लीडरशिप के द्वारा। तब वो 1645 में शपथ लेते हैं कि आखिरी सांस तक मैं स्वराज के लिए लड़ूंगा। तो स्वराज का शपथ लेते हैं 1645 में। उम्र बहुत कम रहती है यहाँ से अगर गिनोगे तो 18 साल। ठीक है, अब क्या किया जाए? किसी को बोलते थे कि नहीं हम लड़ेंगे, किसके विरुद्ध लड़ेंगे? उस टाइम शाहजहाँ था। ठीक है, तो शाहजहाँ औरंगजेब इन सब के खिलाफ लड़ेंगे, इतनी बड़ी बड़ी सल्तनत के खिलाफ लड़ेंगे। तो कोई उनका साथ नहीं देता। अरे भैया कैसे ऐसे बात करते हो तुम, बहकी बहकी बातें करते हो। तो सबसे पहले शुरुआत में क्या किया, अपने दोस्तों को ही मिलाया, जो उनके दोस्त यार थे ना, उनको मोटिवेट किए, उनको समझाए। तो एक एकदम छोटी सी सेना खड़ी की खुद की, और ये क्या किए, यहाँ से ना छापेमारी युद्ध करना चालू किए। ठीक, कभी मुगलों का या बीजापुर सल्तनत का या किसी का भी कोई सामान आते जाते रहता था, कोई खजाना आते जाते रहता था, उसको लूट लेते थे, पैसों की आवश्यकता होती थी। ठीक, तो ये सब छोटे मोटे छापेमारी युद्ध करना चालू किए और परेशान करना चालू किए किसको? मोहम्मद शाह को, मोहम्मद आदिल शाह को। अब आदिल शाह के पिताजी काम, आदिल शाह के अंतर्गत इनके पिताजी काम कर रहे हैं और उनका बेटा उन्हीं के खिलाफ काम कर रहा है। तो बोले अरे अपने बेटे को समझाओ यार, कैसी हरकतें कर रहे हैं। बोला, ठीक है। तो समझाते हैं लेकिन ये मानते नहीं है। बोले भैया तुम अपना देखो, मैं अपना देखूंगा। तो 1645 में जब ये शपथ लेते स्वराज की, तो क्या करते? सबसे पहले भैया अपना एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए और वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए। तो क्या किया जाए? किला छीना जाए। तो किला छीनने के लिए 1645 में ही 3 किला, तोरण, चकण और कोंढाना। तानाजी मूवी देखेंगे अजय देवगन का, अजय देवगन का, तो वो कोंढाना, ये वाला कोंढाना किला है, कोंढाना फोर्ट। तो तोरण, चकन, कोंढाना पैसे देके और लड़ भिड़ के जो आदिल शाह रहते हैं उसकी, मोहम्मद आदिल शाह, उसके जो कर्मचारी रहते हैं उन लोगों को पैसा देके, रिश्वत देके ये किले पे अधिकार कर लेते। तोरण, चकण और कोंढाना। अगर पूछा जाए सबसे पहला किला जिस पे अधिकार किया कौन सा? तोरण। ठीक, तो ये छोटा सा किला मिल जाता है और यहाँ से हौसला बढ़ता है। यहाँ से बाकी लोग भी देखते हैं कि यार छोटा सा बालक, कम उम्र का, अब एक किला जीतने लग गया। धीरे धीरे लोग उसमें मिलते जाते हैं उसकी सेना में। अब इस बीच से खफा हो जाता है कौन? मोहम्मद आदिल शाह। तो उसके पापा को कब्जा कर लेता है। ठीक है, कैद कर लेता है। किसको? शाहजी को। अब कैद कर लिए, अब कैसे किया जाए? अब इनको छुड़ाना भी जरूरी है। ठीक, तो शिवाजी क्या करते हैं? संदेशा भिजवाते हैं शाहजहाँ के पास। मैंने बोला आपस में सब लड़ते झगड़ते रहते थे, कभी किन्हीं का गुट बनता था, कभी किन्हीं दूसरे का। तो शाहजी के पास संदेश भिजवाते हैं कि आप लोगों का झगड़ा होते रहता है, कभी आप उत्तर में आक्रमण करो, उत्तर भारत में या उत्तर पश्चिम में आक्रमण करो ना, और नीचे से अगर बीजापुर या गोलकुंडा से कोई आपके ऊपर आक्रमण करे, कोई ऊपर जा रहा है तो इधर नीचे से आक्रमण करे, तब मैं रक्षा करूंगा आपकी। ठीक है, उस समय मैं आपकी रक्षा करूंगा, ये वादा करता हूँ। बोले ठीक है। तो शाहजी दबाव डालता है ये मोहम्मद आदिल शाह पे कि भैया इसको छोड़ दो। शाहजहाँ दबाव डालता है आदिल शाह पे कि ये शाहजी को छोड़ दो, तो छोड़ देता है। अब इसके बाद फिर वापस वही कारनामा चालू, छापेमारी युद्ध। तो इससे परेशान हो जाता है कौन? आदिल शाह। अब आदिल शाह और उसकी माता बड़ी बेगम नाम रहता है, तो बड़ी बेगम का भी प्रभाव रहता है। 1659 में, ठीक है, 1659 की एक घटना है। अफजल खां, अफजल खां ये 8 फीट का आदमी रहता है, मोटा तगड़ा, बिग शो, बिग शो जानते क्या? हाँ, तो बिग शो रहता है। ठीक है, उस टाइम का बिग शो है, मोटा तगड़ा, ठीक है, 8 फीट का आदमी। इसको अफजल खां को भेजा जाता है किसको हराने के लिए? शिवाजी को हराने के लिए। ये परेशान कर दिया। कौन भेजता है? आदिल शाह और बड़ी बेगम। कभी बड़ी बेगम का नाम आया, बड़ी बेगम या आदिल शाह। तो उसको हराने के लिए भेजा जाता है किसको? शिवाजी को। अब शिवाजी से आमने सामने की युद्ध नहीं हो पाता, क्योंकि इधर से उधर भागे फिरते रहते थे वो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह प्लेस चेंज करते थे, और ये भेष बदलने माहिर थे। तो कोई जानता ही नहीं था कि शिवाजी दिखते कैसे हैं, समझ नहीं आता। उसी से पूछ रहे कि यार शिवाजी कहाँ मिलेगा, मतलब क्या काम है बताओ, लेकिन मीटिंग कराना है। अब ये ढूंढ ढूंढ के थक गए, मिले नहीं। उनको समझ आ गया कि भैया ऐसे आमने सामने का तो युद्ध कभी नहीं हो पाएगा, इतनी बड़ी सेना रख के भी मैं नहीं जीत पाऊंगा। तो क्या किया, एक प्लान बनाए। उनको मालूम था कि शिवाजी थोड़े ईमानदार व्यक्तित्व वाले पर्सनैलिटी हैं, तो इनको क्या किया जाए, एक संदेशा भिजवाया जाए कि हम दोनों मुलाकात करेंगे। उसका उद्देश्य क्या है? बातचीत रहेगा, बातचीत करके निपटारा करेंगे, ये जो युद्ध हो रहा है उसको खत्म करेंगे। बोले ठीक है, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या शर्त? कि तुम भी अकेले आओगे, मैं भी अकेले आऊँगा, तुम्हारे पास भी कोई हथियार नहीं, मेरे पास भी कोई हथियार नहीं। बोले ठीक है, लेकिन दोनों हथियार रखे रहते हैं। ठीक है, दोनों को मालूम था कि भैया सामने वाला धोखा देने वाला है। तो मुलाकात होती है इनकी। तो जब मिलते हैं तो अफजल खां उसको ऐसे गले लगाता है। ठीक है, अब 8 फीट का आदमी और इधर 5.5 फीट का, ठीक है, उसके पेट तक आते शिवाजी, और उसको पकड़ के पोटार के चाकू भोंक देते हैं। ठीक है, किसको? शिवाजी को।
लेकिन उसके उद्देश्य के बारे में मालूम रहता है, पहले से आयरन बेल्ट पहने रहते हैं अंदर में, ठीक है, आयरन बेल्ट, तो उसको छेद नहीं पाता और तुरंत अपना भी हथियार निकाले रहते हैं, बगनखा, ठीक है, और उससे उसका लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है, तो पूरा अंतड़ी बाहर निकाल देते हैं, मार देते हैं। अभी अपने सरदार के ऊपर, सरदार मतलब शिवाजी, अपने सेना नायक के ऊपर हमले से उसकी जो सेना रहती है वो नाराज हो जाती है, बोला कि यार तुम मीटिंग करने बुलाए थे और बोले थे कोई हथियार लेके नहीं आएगा और कोई एक दूसरे को आक्रमण नहीं करेगा, और यहाँ तुम गद्दारी कर दिए, तो गद्दारी कर वो बोल के, सुने नहीं वो वीडियो, तो गद्दारी कर वो बोल के उसके जो सेना रहती है वो नाराज हो जाती है। तो इनकी अफजल खां निपट जा रहता है, अफजल खां और अफजल खां की सेना, अफजल खां निपट गया। प्रतापगढ़ का युद्ध होता है उसी समय 1659, प्रतापगढ़ का युद्ध होता है शिवाजी की सेना और अफजल खां की सेना के बीच, उसमें शिवाजी जीत जाते प्रतापगढ़ में, ठीक है। अब यहाँ प्रतापगढ़ का युद्ध जीतने के बाद शिवाजी 1659 की ही बात है, एक किला रहता है पन्हाला, पन्हाला दुर्ग, दुर्ग मतलब किला, पन्हाला, तो पन्हाला किले में मीटिंग चलते रहता है शिवाजी, और शिवाजी मात्र 600 सैनिकों के साथ पन्हाला किले में शरण लिए रहते हैं, वहाँ इन लोगों का मीटिंग चलते रहता है। वहाँ दो मुख्य किरदार आपको देखने को मिलेंगे, एक शिवाजी और एक बाजी प्रभु देश पांडे। आप भले ना जानो, महाराष्ट्र में चर्चित व्यक्तित्व है, महाराष्ट्र कभी घूमने जाओगे जगह जगह पे चौक मिलेगा, एक छोटी तलवार एक हाथ में, एक बड़ी तलवार, मोटे तगड़े आदमी, सर पे बाल नहीं, वो उन्हीं का मूर्ति रहता है, बाजी प्रभु देश पांडे। इन लोग का मीटिंग चलते रहता है। अब ये खबर मिल जाता है, खबर लीक हो जाता है, किसको? आदिल शाह को, ठीक है। तो आदिल साहब फिर अब इसको शिवाजी को मारने के लिए भेजते हैं। अब किसको भेजते हैं? सिद्दी जौहर को, ठीक है। तो सिद्दी जौहर नाम का व्यक्ति रहता है। इसको जब मालूम चलता है कि पन्हाला फोर्ट में इन लोग बैठे हुए मीटिंग चल रही है, तो इसको घेर लेते हैं चारों तरफ से। अब घेर लिए, अभी इनके पास बड़ी सेना, अब 600 के साथ कहाँ इनके साथ लड़े? तो शिवाजी को मालूम था कि भैया ऐसे लड़ के तो नहीं जीता जा सकता, ना बचा जा सकता है, क्या किया जाए? मीटिंग करते हैं, बुलाते सिद्दी जौहर को कि क्या चाहिए भाई तुमको। तो सिद्दी जौहर के साथ मीटिंग करने के लिए संदेश भेजते हैं उसको। तो सिद्दी जौहर बात मान जाता है कि चलो ठीक है, मीटिंग करके देख लेते हैं। और तुरंत एक और अपने संदेशवाहक के साथ खबर भिजवा देता है आदिल शाह को कि ये सिद्दी जौहर है वो शिवाजी से मिल गया है, अभी मिले नहीं रहता, अभी मुलाकात ही नहीं हुआ रहता है, लेकिन उसको खबर भिजवा देते हैं कि ये तुम्हारे साथ दगाबाजी करने को उतारू हो गया है, इधर मीटिंग। तो मोहम्मद आदिल साहब पहले सिद्दी जौहर के साथ सेना भेजा रहता है, अब इसको मारने के लिए एक और सेना भेजता है पीछे, ठीक है, कि तुम चीटिंग कर दी मेरे साथ। तो उसकी दूसरी सेना, दूसरी टुकड़ी इसके साथ युद्ध करने भिड़ जाती है। अभी इसको समझ नहीं आ रहा कि भाई ये कौन सा पार्टी आ गया, ये किसकी सेना। इसी बीच में, इसी अफरा तफरी में शिवाजी निकल जाते हैं, 300 सेना के साथ अपना निकल लिए। और अब इसको बचाने के लिए जिम्मेदारी उठाते कौन? बाजी प्रभु देश पांडे। बोले भैया तुम निकलो, और निकल के जब सामने वाले दूसरे किले में पहुंच जाओगे तो एक आर्टिलरी फायर करना, जिससे उस ध्वनि से मैं सुन सकूं, समझ सकूं कि भैया तुम सेफली पहुंच गए हो, यहाँ से निकल गए, तुम्हारा बचना जरूरी है। तो शिवाजी के लिए अपना जान सेक्रीफाइस कर देते कौन? बाजी प्रभु देश पांडे। जब तक इनको समझ आता तब तक शिवाजी निकल लिए थे, फिर जब समझ आया तब मिल के इस पर आक्रमण किए, तो ये वहाँ पे शहीद हो जाते, ठीक है। तो यहाँ पे शिवाजी को बचा लिया जाता है, तो वहाँ बच गए। अब इस आक्रमण से फिर मूड खराब होता है। अब समय आता है 1660 का। अब इस समय शाहजहां के बाद औरंगजेब गद्दी पे बैठ जाते हैं। ऊपर मुगल जो साम्राज्य चलते रहता है उसमें गद्दी पे कौन बैठता है? औरंगजेब। अब ये जो बीजापुर का सल्तनत रहता है वो मदद मांगता है आदिल शाह और जो बड़ी बेगम है, किससे और मदद मांगते हैं? औरंगजेब से, कि भैया हम लोग से तो हो नहीं पाया है काम, आप कुछ करो। मतलब ठीक है। तो 1660 में सासे शाइस्ता खां, याद रखना, शाइस्ता खां, इसको भेजा जाता है औरंगजेब के द्वारा। अब ये कौन रहता है? औरंगजेब का मामा। तो बोलते हैं कि मामा जाके देखो तो उनको, मतलब ठीक है देख लेंगे। तो 1660 में शाइस्ता खां को भेजता है कौन? औरंगजेब। किसको मारने के लिए? शिवाजी को मारने के लिए। तो शिवाजी में बताया इधर से उधर अलग अलग जगह घूमते फिरते रहते थे। इनको, इनका एड्रेस परमानेंट एड्रेस नहीं रहता था, ठीक है, इनका आधार कार्ड चेंज होता रहता था। तो 1660 में ये क्या करते हैं? पुणे में हमला कर देते हैं, ठीक है। और ये मिलते नहीं है, तो उसका गुस्सा किस पे उतारते हैं? उसकी प्रजा पे उतार देते हैं। जो आ रहा है, महिला बच्चे सबको मार देते हैं इन लोग, ठीक है। तो पुणे के किले में हम हमला कर देते हैं और खुद बैठ जाता है वहाँ पे। एक लाल महल नाम का महल रहता है, शिवाजी का महल रहता है, खुद वहाँ जाके बैठ जाता है। तब ये जब बात मालूम चलती है कि भैया चलो युद्ध तक तो ठीक था, तुमने प्रजा को क्यों मारा, उनकी क्या गलती थी? तो मूड खराब होता है किनका? शिवाजी का।
शिवाजी संदेशा भिजवाते हैं कि तुम जहाँ कहीं भी रहोगे, जिस घर में भी रहोगे, उसी घर में घुस के मारूंगा। तो बोला ठीक है, देख लेंगे, आ जाओ, लाल महल में हूँ मैं। ठीक है, अब ये भी चैलेंज कर दिया, इसका भी चौक ले। ठीक है, और शिवाजी भी चैलेंज कर दिए कि घर में घुस के मारूंगा। तब बात इज्जत की आ गई थी कि ये बोल तो दिए हैं, अब अगर उसको पूरा नहीं किए तो दिक्कत होगा। तब ये लाल महल में इसको घुस के मारने का प्लान बनाते, कौन? शिवाजी। अब कैसे घुसे, इतना प्रोटेक्शन, और सेना उतनी है नहीं कि भैया हम उस प्रोटेक्शन को तोड़ पाएं। तो क्या करते हैं, दूल्हा बनते हैं, ठीक है, और अपने साथ बाराती लेके चलते हैं, लेकिन पूरी बाराती सब सेना रहती है इसकी। तो यहीं से बैंड बाजा बारात बजते बजते निकलते हैं, और अचानक से ये अपने घोड़े के लेके लाल महल में घुस जाते हैं। ठीक है, घुसते हैं, हमला करते हैं। शाइस्ता खां देखते भी है ये दूल्हा मेरे ऊपर क्यों आक्रमण कर रहा है। तो किले से कूदते हैं, जब कूदते हैं ना तो 3 उंगली रहता है इसका, उस पर तलवार से वार करते हैं, कौन? शिवाजी। 3 उंगली कट जाती है। ठीक है, किसकी? शाइस्ता खां की। ठीक, क्लियर। अच्छा, ये युद्ध बैटल ऑफ पवन खिंड के नाम से जाना जाता है ना, ये जो पन्हाला दुर्ग रहता है ना, ये यहाँ पे लड़ाई लड़ते हैं प्रभु देश पांडे, बैटल ऑफ पवन खिंड का युद्ध। अब ये शाइस्ता खां भाग तो जाता वहाँ से, सीधा औरंगजेब के पास जाता है, भैया आप मेरे को मत भेजना। ठीक है, 3 उंगली गवा चुका हूँ, पूरा हाथ नहीं गंवाना है। तो शिवाजी की यहाँ पे भी जीत होती है, लेकिन इस बात से अब शिवाजी दुखी हो जाता है कि मेरे प्रजा को मार दिया और इधर भेज रहे हो। ठीक है, अब इनको चाहिए था पैसा। ठीक है, पैसा चाहिए था, तो पैसा कहाँ से मिले, अभी कमाने में टाइम है, तो लूटा जाए। किसको लूटा जाए? तो ये गुजरात में एक जगह है सूरत। अब सूरत बंदरगाह, ये समुद्र के आसपास वाला क्षेत्र सूरत, तो बंदरगाह, वहाँ से व्यापार वगैरह होता था, वहाँ पैसा ही पैसा था। तो 1664 में ये सूरत पर आक्रमण करते हैं और सूरत को लूट लेते हैं। इससे बेशुमार दौलत मिलती, किसको? शिवाजी को। ठीक, और सबसे बड़ा चोट आर्थिक चोट है ना। इस बात से फिर नाराज होता है औरंगजेब कि यार पैसा लूट लिया, लड़ लेता अलग बात था, पैसा लूट लिया, यहाँ तो एक्सपेक्ट नहीं किया था तो हमला करोगे। ठीक है, हमला कर लिया। अब 1664 में सूरत को लूट के ले तो जाते हैं पैसा। अब इसका बदला लेने के लिए औरंगजेब फिर 1665 में किसको भेजता है? अब इस बार बोले कि यार कोई ये मुगल सेनानायक काम नहीं आ रहे, तो किसको भेजा जाए? तो एक राजपूत रहता है, उसका नाम रहता है मिर्जा, ये उपाधि दिया रहता है औरंगजेब, मिर्जा राजा जयसिंह। 1665 में इसको भेजते हैं, मिर्जा राजा जयसिंह को, कि जाओ शिवाजी ठिकाने लगा के आओ। अब ये बहुत बड़ी सेना लेके जा रहा था, जयसिंह और शिवाजी के बीच युद्ध होता है, और उस युद्ध में शिवाजी हार जाते हैं। अब हारते हैं तो संधि होती है, तो बहुत फेमस संधि है 1665 की, पुरंदर की संधि। ये पुरंदर की पहली बार शिवाजी बैकफुट पे आते हैं, इनको सरेंडर करना पड़ जाता है। ठीक है, तो पुरंदर की संधि होती है, और इस संधि के साथ इनके पास उस समय 35 किले थे, 35 में से 23 किले उनको देने पड़ जाते हैं। किसको? औरंगजेब को, या बोल लो जयसिंह को। ठीक है, तो 23 किले देने पड़ जाते हैं, खुद 12 किले तक सीमित रहते हैं। और पुरंदर की संधि होती है जिसके तहत किले तो देने ही पड़ जाते हैं, और उसके बाद उनको इस बात के लिए भी मजबूर किया जाता है, इस बात को मानने पे मजबूर किया जाता है कि आप औरंगजेब के अंडर काम करोगे। बोला ठीक है, विचार करेंगे। तो उसके लिए क्या करना था? मुलाकात करना था। तो मुलाकात के लिए लोग 1666 में जाते हैं, और शिवाजी अपने साथ अपने बेटे, उनका नाम रहता है संभाजी। ठीक, उनका क्या नाम रहता है? संभाजी। तो यहाँ पे एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुए, कौन? संभाजी, शिवाजी के बेटे संभाजी। इनको भी लेके चले जाते कहाँ? 1666 में। लेकिन अब शिवाजी जयसिंह को बोलते कि यार पिछले बार मीटिंग के नाम पे तुम चीटिंग कर दिए, अफजल खां आया मार दिया मैंने। तो बोले कि नहीं, मैं राजपूत हूँ, मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी। बोले ठीक है, वचन दिया, वो विश्वास कर लेते। बोले ठीक है, राजपूत बोला मतलब झूठ नहीं बोलेगा। तो 1666 में मीटिंग होती है आगरा में। आगरा में औरंगजेब और इन लोग सब आमने सामने बैठे रहते हैं, लेकिन अलग अलग सोफा गद्दी बिठाए रहते हैं, तो इनको गद्दी वाला सोफा नहीं मिलता, नॉर्मल चेयर में बैठा देते हैं। ठीक है, मतलब उनके साथ रखा जाता है जो लो दर्जे का रैंक रहता है। तो शिवाजी इस बात पे आपत्ति जताते हैं कि मैं एक राजा हूँ और मेरे साथ ऐसा व्यवहार अच्छी बात नहीं। तो इसी बात में वाद विवाद हो जाता है, और वाद विवाद में औरंगजेब का मूड खराब होता है, उनको हाउस अरेस्ट कर लेते, नज़रबंद कर लेते। कहाँ? आगरा के जयपुर भवन में। आगरा के जयपुर भवन, जयपुर वो राजस्थान नहीं। तो 1666 में मीटिंग होती है, और आगरा के जयपुर भवन में इनको कैद कर लिया जाता है। इसको भी, और इनके जो बच्चे रहते हैं, बेटा रहता है, क्या नाम रहता है? संभाजी। ठीक, पापा पापा बाहर निकालो, साले बोला था मत चल, तो नहीं है? तो इन लोग कैद हो गए। अब यही विवाद चल रहा था कि इनको मारा जाए कि छोड़ा जाए, और इनके साथ ये डील चल रही थी कि तुम भैया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो रहेगा उधर तुम तैनात रहोगे संभाजी के साथ। तो ठीक है, इस बात पे ये एग्रीमेंट हुआ था, और मीटिंग चल ही रहा था कि ठीक है, सरेंडर कर चुके थे समझ लो,
लेकिन फिर ये कब्जा कर लिए तो शिवाजी फिर उस विचार को त्याग दिए कि यार तुम लोग चीटिंग ही करते हो। तो अब इस बात पे वाद विवाद चल ही रहा था कि इनको मारा जाए, छोड़ा जाए, क्या किया जाए। लेकिन उधर वचन दिए थे इसको कौन, जयसिंह, कि यार तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी, अब मार देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो वो औरंगजेब को समझाते हैं कि नहीं यार, मार दोगे तो तुम्हारे इतिहास में एक कलंक लग जाएगा कि औरंगजेब ने बुलाया, जब मार नहीं पाया तो बुलाया, चीटिंग से मार दिया। तो सही बात बोल रहे हो। तो इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं मारते, है ना। अब बचना था, मालूम था कि अगर मैं भैया मराठा नहीं पहुंचा, महाराष्ट्र नहीं पहुंचा, तो वहाँ उथल पुथल मच जाएगी, वहाँ की राजनीति डगमगा जाएगी। तो इनकी बचने की कहानी तो मैं बताया था। बीमार होने का नाटक करते हैं और बोले कि प्रजा में और माता को भोग चढ़ाना है, फल फूल चढ़ाना है। तो उसी क्रम में बहुत सारे फल फूल जाते हैं। 21 दिन का व्रत रखते, समझ लो कि भैया 21 दिन तक भिजवाना है। लास्ट दिन सेव फल की टोकरी में खुद और संभाजी को लेके निकल जाते हैं, वहाँ से बच जाते हैं। ठीक, अब फिर समझ जाते हैं कि नहीं यार, अब ये इन लोग विश्वास के लायक नहीं है ना। तो 1674 में, 1666 में बच जाते हैं, ठीक है। 1670 64 में एक बार सूरत को लूटते हैं। फिर मालूम था कि औरंगजेब सबसे ज़्यादा खकवाता था, किस लिए, जब कोई पैसा छीन ले उसका। तो 1666 में एक बार सूरत को लूटे थे ना, 1670 में फिर से सूरत को लूट लेते हैं दोबारा, ठीक है, 1670 में। और औरंगजेब का सामान तो लूटते ही हैं, साथ में अंग्रेजों और पुर्तगाली भी सामान लूट लेते हैं, ठीक। और पुर्तगालियों को मजबूर करते कि तुम हमको तोप खाना प्रोवाइड करोगे जिससे मैं उधर लड़ूं, ठीक है। तो 1670 में क्या, सूरत को फिर लूट लिया जाता है। इतना क्लियर कहानी, ठीक। अब बात आती है 1672 की। 3 डेट और याद रखना। 1670 में सूरत को लूटते हैं। 1672 में जो मोहम्मद आदिल शाह रहती है, इसकी मृत्यु जाती है, ठीक है। मोहम्मद आदिल शाह मृत्यु जाती है। ये अवसर अच्छा रहता है किनके लिए, शिवाजी के लिए, कि भैया बीजापुर का सल्तनत अब अपने कब्जे में लिया जाए, ठीक। 1674 में अपना राज्यभिषेक करवाते हैं। लड़ रहे थे 1645 से, लेकिन राज्यभिषेक होता है 30 साल बाद, ठीक है। तो राज्यभिषेक कराते हैं, कोरोनेशन होता है इनका, राज्य अभिषेक। किससे करवाते हैं तो ये भी पूछ देते हैं। तो काशी का एक पंडित रहता है गंगा भट्ट, आलिया भट्ट और महेश भट्ट से कोई संबंध नहीं इनका, ठीक है। तो गंगा भट्ट से क्या करवाते हैं, राज्यभिषेक। क्योंकि कितना भी किसी के लिए लड़ लें, इनको राजा के रूप में नहीं देखा जा रहा था। तो बोले कि ठीक है भाई, अब राज्यभिषेक करवाया जाए। तो किनके थ्रू करवाते हैं, गंगा भट्ट के माध्यम से, 1674 में, ठीक। और ज़्यादा साल फिर उसके बाद जीते नहीं हैं। 1680 की बात है, इनकी मृत्यु जाती है, ठीक है। 1680 में इनकी मृत्यु जाती है। तो लगभग ये 53 साल या 50 साल, अलग अलग किताबों में अलग अलग जानकारी मिलती है, 53 साल इनकी आयु रहती है जब ये मृत्यु रहती है, 1627 से 1680, ठीक है। तो ये कहानी समझ आया, क्लियर, शिवाजी की कहानी। अब शिवाजी के बाद कौन गद्दी पे बैठे, तो संभाजी। तो यहाँ से मैं डेट वाइज याद करा रहा हूँ, आपको याद करने की जरूरत नहीं है पूरा डेट वाइज, जो नोट्स में लिखे रहेगा वही याद कर लेना। तो शिवाजी का कार्यकाल समझ लो 1627 से 80, हालांकि 1627 पैदा हुए थे और 80 तक चलता है। फिर 1680 से 89 तक कौन रूल करते हैं, संभाजी, ठीक है। लेकिन इस समय औरंगजेब का प्रकोप ज़्यादा ही बढ़ रहा था और उसको जिंदा या मुर्दा लाने के लिए भेजे रहते, किसको, मुखर्रब खां को। मुखर्रब खां आगे मिलेगा, नाम मिलेगा। तो मुखर्रब खां को ये कॉन्ट्रैक्ट मिले रहता है कि भैया संभाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ना है। तो ये और इनके सलाहकार कवि कलश, संभाजी के एक सलाहकार रहते हैं, नाम रहता है उनका कवि कलश, वो दोनों एक तालाब में छुपे रहते हैं मुखर्रब खां को देख के। लेकिन कितने देर तक सांस रोक के रखें, दुर्योधन तो है नहीं कि घंटों घंटों सांस रोक के रखे रहें। तो ऊपर आ जाते हैं, जैसे ऊपर आते हैं पकड़ लेते हैं। तो कवि कलश को तो तुरंत मार देते हैं संभाजी और उसके बेटे साहू जी। इसका बेटा कौन, साहू जी। ये योगेंद्र साहू से इनका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। संभाजी और उनके बेटे साहू जी, शाहू है ना, शाहू जी। संभाजी और उनके बेटे कौन, साहू जी। इनको कैद करके लेके चले जाते हैं औरंगजेब के पास और इनको टॉर्चर कर करके मार दिया जाता है, किसको, संभाजी को। अब संभाजी की जब मृत्यु होती है तो गद्दी किसको मिलनी चाहिए थी, साहू जी को। जो मराठा वाला क्षेत्र था उन पर राज कौन करता, साहू जी। लेकिन साहू जी खुद कैद में है औरंगजेब के, ठीक है। तो यहाँ पे शिवाजी के भाई जिसका नाम रहता है राजा राम, ये गद्दी संभालते हैं। कब से कब तक संभालते हैं, 1689 से लेके 1700 तक, 1689 1689
ठीक है, 1689 से लेके 1700 तक गद्दी कौन संभालते हैं? राजा राम। ये बोल के कि भैया गद्दी के असली हकदार तो साहू जी हैं, जिस दिन हम उसको छुड़ाने में कामयाब रहेंगे, इधर प्रयास चलते रहते हैं साहू जी को छुड़ाने के, लेकिन छुड़ा नहीं पाते, कहाँ उधर जाके लड़ भिड़ के लेके आए। प्रयास जारी रहता है साहू जी को छुड़ाने का, लेकिन अभी तक छुड़ा नहीं पाते। तब तक बोलते हैं कि मैं शासन करूंगा, और जिस दिन आ जाएंगे ना साहू जी, तो जो उसका असली असली हकदार है उन्हीं को अपन गद्दी दे देंगे। बोला, ठीक है। लेकिन राजा राम की मृत्यु जाती कब? 1700 में। 1680 में मृत्यु हुई शिवाजी की, 89 में संभाजी की, 1700 में मरते हैं कौन? राजा राम। जब इनकी मृत्यु होती है तब भी गद्दी मिलनी चाहिए थी किसको? साहू जी को, लेकिन साहू जी अभी भी कैद में है, किनके? औरंगजेब के। ठीक है, तो इसके बाद गद्दी मिलती इन्हीं के बेटे, और इसकी वाइफ रहती है ताराबाई। ये महाराष्ट्र की रजिया सुल्तान है, समझ लो, ताराबाई। तो इसके बच्चे का नाम रहता है शिवाजी द्वितीय। ये बोले तुम शिवाजी से कम हो क्या? नहीं, तुम भी शिवाजी हो। तो शिवाजी द्वितीय इसका नाम रहता है, तो इसको गद्दी मिल जाती है शिवाजी को। ठीक, तो ये शासन करते हैं कब से कब तक? तो 1700 से 1707। तो 1700 में राजा राम की मृत्यु हो जाती है। फिर 1707 में किसकी मृत्यु होती है पूछा जाए तो? हाँ, नहीं मरते ये नहीं मरते, औरंगजेब मर जाता है 1707 में। औरंगजेब मर जाता है। अब औरंगजेब मर जाता है तो औरंगजेब के बच्चे लोग में लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है कि भैया हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए क्या? राजगद्दी। लास्ट में फाइनली जीतता है भाजी सब्जी फॉर मां साहब, अगर वाला कोड याद होगा तो बी से आता है बहादुर शाह। ये सबसे बहादुर यही रहता है, तो इसको गद्दी मिल जाती बहादुर शाह को। अब बहादुर शाह क्या करता है? ये साहू जी को छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि मालूम था कि वहां ताराबाई शासन कर रही है। इसकी मम्मी शिवाजी द्वितीय जब शासन करते ना, छोटा बालक रहता है, इसके बिहाफ पे ताराबाई रूल करते रहती है। ठीक, तो मालूम था कि अभी शासन की बागडोर किसके हाथ में? ताराबाई के हाथ में। और अगर मैं साहू जी को छोड़ दूंगा तो मेरे को मालूम है कि ताराबाई और इन लोग आपस में लड़ लेंगे तो मराठे कमजोर हो जाएंगे। तो ये जो बहादुर शाह है, ये एक चाल चलता है, क्या करता है? साहू जी को छोड़ देता है। ठीक, तो साहू जी जब छूटते हैं 1707 में, तब आके अपना हक मांगते हैं कि भैया ये राजगद्दी मेरे को दे दो। ताराबाई बोलती है कि नहीं दूंगी। तो क्या करते हैं? 1707 में इन लोग आपस में लड़ भिड़ लेते हैं। उस युद्ध का नाम रहता है खेड़ा का युद्ध। ठीक है, क्या? खेड़ा। खेड़ा और पाल खेड़ा दोनों अलग अलग हैं। पाल खेड़ा भी आएगा तो देना, खेड़ा खेड़ा मत एक कर देना। तो खेड़ा का युद्ध में ताराबाई और साहू जी के बीच युद्ध होता है, जिसमें कौन जीत जाता है? साहू जी जीत जाते हैं। ठीक है, और उस टाइम अपने सेना नायक के रूप में चुने रहते हैं किसको? बालाजी विश्वनाथ को। ठीक, तो 1707 से लेके पूरे 49 तक अब रूल कौन करते हैं? साहू जी। 1707 में खेड़ा का युद्ध जीतते हैं, और रूल कौन करता है पूछा जाए तो? साहू जी। अब साहू जी जब रूल करते रहते हैं तब एक नए पद का निर्माण करते हैं, उस पद का नाम रहता है पेशवा। अब यहां से एक मूवी आएगा, मूवी का नाम आएगा बाजीराव मस्तानी, देखे नहीं? तो पेशवा पद का निर्माण करते कब? 1713 में। 1707 में नहीं जीतते, 1707 में युद्ध जीतते हैं, 1708 में अपना राज्याभिषेक करवाते हैं, 1713 में एक पद का निर्माण करते हैं जिसका नाम रहता है पेशवा। अब बोलते कि भैया मैं राज करूंगा, बाकी सब काम धाम कौन करेगा? तुम करोगे, पेशवा करेंगे। युद्ध लड़ने कौन जाएगा? पेशवा जाएगा। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालेगा? पेशवा संभालेगा। ठीक, तो अपना पेशवा, पहला पेशवा बनाते किसको? तो बालाजी विश्वनाथ को। 1720 में इनकी मृत्यु हो जाती है, किसकी? बालाजी विश्वनाथ की। तब 1720 में नेक्स्ट पेशवा बनते हैं इसके बेटे रणवीर सिंह। नहीं समझे? बाजीराव। हाँ, बाजीराव मस्तानी नहीं, मस्तानी तो अपने प्रेमिका का नाम जोड़े, बाजीराव। ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ 1713 में पेशवा बनते हैं, 1720 में इनकी मृत्यु के बाद बाजीराव। तो जो मूवी में डायलॉग दिखाया गया ना कि चीते की चाल और बाजीराव की तलवार पे संदेह नहीं करते, ठीक, तो सही है, वैसे ही बोलते हैं। तो उसके रिप्लाई में साहू जी बोलते हैं कि निश्चित ही तुम ये केसरिया ध्वज अटक से लेके कटक तक फहराओगे। ठीक, तो 1720 से लेके 1740 तक बाजीराव पेशवा के रूप में मौजूद रहते हैं। 1740 के बाद, इसके बाद की कहानी हम अगले क्लास में देखेंगे, आज ही की क्लास में पूरी कहानी नहीं, याद ही नहीं आएगा नहीं तो। 1740 से 61 इसके बेटे, इसका बेटे का नाम रहता है बालाजी बाजीराव। अब बोले पापा के नाम पे रखें कि दादा के नाम पे नाम रखें? अब बोले मिक्स कर दो, इसका बालाजी इसका बाजीराव, तो बालाजी बाजीराव। 1761 में बहुत फेमस पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, इसके बीच मतलब मराठों के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अब ये वो दौर रहता है, औरंगजेब के मरने के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हो जाती, फिर मराठों का दौर चालू होता है।
और मराठे मुगल बादशाह सिर्फ नाम के रह गए थे, ठीक, वो दिल्ली के लाल किले तक सीमित रह गए थे। कभी वो अंग्रेजों से सहायता मांगते, कभी मराठों से, उनके पेंशन पर जी रहे थे। तो सोचो मराठे जो दक्षिण में थे वहां से लेके उत्तर भारत तक अपना कब्जा जमा चुके थे, और पंजाब, पाकिस्तान वाला पंजाब, वहां तक क्या करते हैं, अहमद शाह अब्दाली का एक सेनापति रहता है, वो उस पंजाब में रूल करते रहता है, वहां जाके उसको भगा देते हैं, निष्कासित कर देते हैं। उस बात से नाराज हो जाता है कौन, अहमद शाह अब्दाली, तब जाके वो भारत आता है लड़ने के लिए। तो पानीपत की कहानी अगले क्लास में उसकी कहानी पूरे देख लेंगे। 1761 में पानीपत का युद्ध होता है, जो बालाजी बाजीराव उसमें हार जाते हैं और वहीं खत्म हो जाते हैं। क्लियर। और वहाँ से इन लोगों की नींव थोड़ी सी हिल जाती है, कमजोर जाती है। इसके बाद बालाजी बाजीराव के बाद अगर मैं क्रमानुसार सारे शासक बताऊं तो पेशवा के रूप में कौन आते हैं, बालाजी बाजीराव के बाद माधव राव, फिर आते हैं नारायण राव, फिर आते हैं माधव नारायण राव, फिर आते हैं बाजीराव। लेकिन बाजीराव ये वाले नहीं आते, ये आते हैं बाजीराव द्वितीय, ये अंतिम रूलर रहते हैं, फिर ये अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर मराठों की कहानी समाप्त हो जाती है। तो ये एक फ्लो चार्ट था, समझ लो। ठीक है, थोड़ी लंबी चौड़ी कहानी जरूर हो गई, लेकिन घर जाके उसको देखना, रिवाइज करना। और कहानी से मैं मतलब कहानी आपको याद नहीं रखना है, तो क्या याद रखना है, ये जो फैक्ट्स लिखे हैं अब जो बताऊंगा उसको याद रख लेना। हम्म, ठीक। मराठों का उत्कर्ष, कहानी बता दी, अब सिर्फ फैक्ट्स पे ध्यान देंगे। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, बोले शिवाजी। इनके पिता का नाम शाहजी और उसके पिता का नाम कोंडदेव, दादाजी कोंडदेव। ठीक। तो इनका जन्म होता है 6 अप्रैल 1627 शिवनेर दुर्ग। कोई 19 फरवरी का डेट बता, अलग डेट बताते हैं, इसको याद नहीं रखना है, अपना बर्थडे याद रख लो, वही काफ़ी है। 1627 रखना शिवनेर दुर्ग में, ये लूसन के हिसाब से। ठीक। तो शिवनेर दुर्ग मतलब ये वाला दुर्ग नहीं है, किला वाला दुर्ग है। ठीक। पिता का नाम रहता है शाहजी भोसले और माता रहती जीजाबाई। तो ये 2 शादी करे रहते हैं, शाहजी भोसले 2 शादी किए रहते हैं। इनके पिता की दूसरी पत्नी का नाम रहता है तुकाबाई मोहते, नहीं याद रखना है। शिवाजी के गुरु रहते हैं कोंडदेव। आध्यात्मिक गुरु पूछा जाए तो कौन, माता जी, है ना। और सैनिक प्रशिक्षण देने वाले कौन, कोंडदेव। आध्यात्मिक क्षेत्र में इनका झुकाव किधर था, गुरु रामदास के प्रति था। ठीक है, गुरु रामदास से काफ़ी प्रभावित थे। कल मैं सिखों के गुरु, या कल परसों जब भी आज सिखों के गुरु लाइन से बताया, सबसे पहले गुरु नानक, सेकंड नंबर के गुरु अंगद, तीसरे नंबर के अमरदास। इसको ऐसे याद कर लेना, तीनों लोगों में अमर। जैसे कोई राक्षस पहले किसी से वरदान मांगते थे तो बोलते ना मेरे को तीनों लोगों में अमर होना है, तो तीसरे से रखना अमरदास। 5वें कौन याद कराया था, 5 अर्जुन लोग 5 भाई, तो 5वें गुरु अर्जुन देव। 4 लोग कौन भाई थे, रामदास। तो वो रामदास नहीं है, ठीक है, ये वाले। तो कौन से रामदास है, ये महाराष्ट्र के संत हैं, वो रामदास है। क्लियर। इनका विवाह होता है साईं बाई निम्बालकर से, साईं बाई निम्बालकर से। शिवाजी ने सर्वप्रथम 1644 में बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया, बताया था 1644-45 एक डेट है। उसी समय इन्हें संकल्प लिए थे कि भैया स्वराज में मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा। ठीक है। तो तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया सबसे पहले। इसके साथ तोरण, चकन, कुंढाना, ये सब किले जीते थे। इन्होंने राजधानी बनाई रायगढ़। ये आपका छत्तीसगढ़ रायगढ़ नहीं है, महाराष्ट्र वाला रायगढ़ है। और राजा की उपाधि इसको किसने दी, औरंगजेब ने दी। जब इनके बीच में संधि वगैरह हुआ था ना, तब बोले कि तुम क्या हो, राजा हो। लेकिन उससे पहले इनको बोलते थे पहाड़ी चूहा, ठीक है, और डाकू। तो पहाड़ी चूहा, डाकू और राजा, इसकी संज्ञा शिवाजी को किसने दी पूछा जाए तो औरंगजेब ने। राजा भी इसी ने बोला, पहाड़ी चूहा भी इसी ने बोला, ठीक है, और डाकू भी इसी ने बोला। क्यों, सामान वगैरह लूट लेते थे, कोई जो जा रहा है छापेमारी करके सबको मार दिए, पैसा लूट लिए। पहाड़ी चूहा किस लिए बोलते थे, इधर से घुसे इधर से निकले, समझ ही नहीं आता था किधर से। तो बताया था इसके बारे में मुक्ति बोली जाती है कि जिस समय में पैदल चलना, जिस पहाड़ी में पैदल चलना मुश्किल होता है, वहाँ मराठे अपनी घोड़ा दौड़ाते हैं। ठीक। शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था, एक 1664 में, एक 1670 में। 1664 में लूटने के बाद बताया था कि 1665 में किसको भेजते हैं, शाइस्ता खां को। तो 1660 में भेजा रहता है जयसिंह को, मिर्जा राजा जयसिंह को 1665 में। और उन्हीं के बीच 1665 में संधि होती है, पुरंदर की संधि, महाराणा जयसिंह और शिवाजी के बीच
राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच संधि होती है। ठीक है, क्लियर। बीजापुर के सुल्तान को सेनापति, बीजापुर का सुल्तान का सेनापति जिसे शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा गया था, किसको? अफजल खां। तो बीजापुर का सुल्तान उस टाइम कौन था? मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह, उसका सेनापति था अफजल खां। ठीक है, तो बड़ी बेगम और ये मोहम्मद आदिल शाह भेजे रहते हैं अपने खास वफादार अफजल खां को, जिसकी हत्या किसके द्वारा कर दी जाती है? शिवाजी द्वारा। कब किया जाता है? तो 1659 में। पुरंदर की संधि होती है 1665 में। ओके। पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना 1672 में। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ, यह याद रखना, 1664 में। किसके द्वारा? गंगा भट्ट द्वारा। ये कहाँ? काशी के पंडित रहते। और 1666 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा जयपुर भवन में कैद कर लिए जाते हैं, मीटिंग के लिए बुलाए रहते हैं, बताया था। जयसिंह मनाता है कि चलो हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी। ठीक। 1680 में इनकी मृत्यु होती है। शिवाजी के मंत्रिमंडल थे जिनका नाम था अष्टप्रधान, जहां सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद कौन था पूछा है तो पेशवा। पूरा प्रशासन संभालने की जिम्मेदारी किसकी? पेशवा की। लड़ने कौन जाएगा? पेशवा। इनकी दरबारी भाषा क्या थी पूछा जाए तो? मराठी। क्लियर। ये 3 पॉइंट और याद रखना, पागा सेना, सिलाहदार और पैदल सेना। देखो, पागा सेना जो नियमित घुड़सवार सैनिक थे, ठीक है, उनको पागा सेना बोलते थे। पैदल, जो पैदल सेना चलती थी उनको, और सिलादार जो अस्थायी घुड़सवार सैनिक थे, ये दोनों का कॉम्बिनेशन। उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट याद रख लेना। ये शिवाजी के बारे में इतनी कहानी याद रहेगा आपको। ठीक है, इतना पढ़ो तो एक बार, इतना पढ़िए।